तो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द गेट स्कूल। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी लोग बताओ, वॉइस वीडियो सबको क्लियर है? हाल चाल क्या है? पढ़ाई लिखाई कर रहे हो? कल का जो डिस्कशन हुआ था बड़ा इंपॉर्टेंट था, रैंक का एप्लीकेशन देखा था हम लोगों ने, उसको रिवाइज कर लिया सभी ने अच्छे से? क्योंकि आज रैंक का एक अगला एप्लीकेशन देखने वाले, उसमें और ज्यादा मजा आएगा हम सभी लोगों को। ठीक है, ओके परफेक्ट। तो फटाफट सभी लोग आ जाओ, जल्दी से कॉपी पेन लेके रेडी रहो। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो लीनियर अलजेब्रा का वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड टॉपिक है। अगर आप कभी भी लीनियर अलजेब्रा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। बहुत सारे का मतलब बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना? ठीक है, चलिए। अच्छा, अभी तक का जो डिस्कशन हुआ उस पे किसी ने पीवाईक्यू ट्राई करे? किसी ने पीवाईक्यू ट्राई करे? पीवाईक्यू वगैरह लग गए होंगे सारे के सारे सभी लोगों के। अनअकैडमी प्लस पे 27 अप्रैल से मैथमेटिक्स स्टार्ट होगा। ठीक है, टाइम रहेगा 9:15 PM, उसके बारे में आज आपको बताने वाले। ओके, चलिए शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से सभी लोग रेडी हैं, मैं भी रेडी हूँ। शुरू करते हैं, ठीक है? तो आज डिस्कस होने जा रहा है लीनियर अलजेब्रा का अगला टॉपिक, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, लेक्चर नंबर 10। ठीक है, उससे पहले मैं आप सभी लोगों को अपने बारे में बता देता हूं। मेरा नाम है विशाल सोनी। मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज क्वालिफाई किया है विद रैंक 98 इन 2014। 2015 में मेरी 25th रैंक थी। बहुत सारे पीएसयूज मैंने क्वालिफाई किए। 9+ ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है। बहुत सारे बच्चे पढ़ के अच्छी अच्छी रैंक्स ला चुके हैं। आप लोग भी होपफुली अच्छी रैंक लेके आओगे। आप में से बहुत सारे लोग लेके आओगे क्योंकि आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस का आंसर दे पा रहे हो और अन अकेडमी प्लस पे वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट वॉच एजुकेट करते हो। आज मैं कॉलेज में गया था सेमिनार लेने के लिए, ठीक है? तो उस कॉलेज के बच्चों को पता ही नहीं है कि मैथमेटिक्स का कोई फ्री कोर्स चल रहा है। इसका सिंपल सा मतलब है कि आप लोग वीडियोस को यार शेयर नहीं करते हो। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप प्लेलिस्ट शेयर कर दोगे किसी ऐसे ग्रुप पे, कहीं पे भी जहाँ पे भी आप कनेक्टेड हो, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सच में सब्सक्रिप्शन अफोर्ड नहीं कर सकते। उनको एक फ्री क्वालिटी कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। तो उसमें आपको कोई आपत्ति है बताइए? मुझे नहीं लगता आपको कोई आपत्ति होनी चाहिए, मुझे भी कोई आपत्ति नहीं। तो भाई शेयर कर दिया करो उन लोगों। तो उन लोगों को मैंने बताया कि भाई एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आप देख सकते हो। कोई आरडी इंजीनियरिंग कॉलेज करके था गाजियाबाद में, ठीक है? आरडी इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद में। तो उन बच्चों को पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ यूट्यूब पे फ्री मिलता है। तो उसमें बहुत सारे बच्चों को मैंने बताया, तो शायद वो लोग अब कोर्सेज करना स्टार्ट करेंगे। हो सकता है कोई बच्चा आया भी हो आज देखने के लिए। ओके, चलिए परफेक्ट। तो अब शुरू कर देते हैं आज का टॉपिक, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, नहीं कंपटीशन बढ़ जाएगा यार, वो तो बात अलग है, मगर यार थोड़ा चैरिटी भी तो करनी चाहिए। थोड़ी सी दुआ भी तो कमाओगे, तभी तो सिली मिस्टेक नहीं होगी। नहीं तो आप बोलते हो सर सिली मिस्टेक हो जाती है एग्जाम में क्योंकि दुआ कमा के जाते नहीं हो। चलिए आइए बात करते हैं हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की। इससे पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं, ठीक है? अब आ जाओ वापस, थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। जब अपनी सबसे पहली क्लास हुई थी, जब अपनी सबसे पहली क्लास हुई थी, तो पहली क्लास में क्या हम सभी लोगों ने ये डिस्कस किया था कि हम ये लीनियर अलजेब्रा पढ़ ही क्यों रहे हैं? तो मेरे ख्याल से वहां पे डिस्कशन हुआ था कि अगर हमें दो वेरिएबल की दो इक्वेशन मिल जाए तो उसको दुनिया का हर एक आदमी सॉल्व कर लेगा, मैन्युअली भी और बहुत सारे लोग ग्राफिकली भी सॉल्व कर लेंगे। तीन वेरिएबल की तीन इक्वेशन मिल जाए तो मैन्युअली और ग्राफिकली सॉल्व करना बड़ा मुश्किल होता जाता है उसका, है ना? चार वेरिएबल के चार इक्वेशन मिल जाए तो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा चार वेरिएबल के चार इक्वेशन को सॉल्व करना और उनके सॉल्यूशंस के बारे में बताना। हालांकि हम ये जरूर इस बात पे एग्री कर चुके थे कि अगर हमारे पास दो इक्वेशन हो, तीन इक्वेशन हो, चार इक्वेशन हो, तो हम उसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोलते थे। और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के जनरली तीन पॉसिबल सॉल्यूशंस होते थे। या तो उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता था, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते थे, या एक यूनिक सॉल्यूशन होता था, है ना? तो अब हमने वहां पे ये डिसाइड किया था कि हम अगर किसी प्रकार से इन इक्वेशंस को एक मैट्रिक्स में डाल दें, है ना, और मैट्रिक्स में सर्टेन रैंक्स की कैलकुलेशन करें, तो हम ये बता सकते थे कि भाई ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं इनका सॉल्यूशन क्या होगा। यानी सिर्फ रैंक की कैलकुलेशन करके हम इस बात को बड़ी आसानी से समझा सकते हैं, किसी को बता सकते हैं कि उसके क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर सकते हैं, बिना एक्चुअली उसको सॉल्व किए और ना ही उसका ग्राफ बनाए। क्या ये सभी पुरानी बातें आप लोगों को याद है? एक बार जल्दी से इसको रिकॉल करने की कोशिश करो, फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? इन बातों पे ऑलरेडी हमारा अग्रीमेंट हो चुका था।
तो एक बार अगर पीछे हम लोग थोड़ा जाने की कोशिश करें तो हमारा लीनियर अलजेब्रा का शायद मेन ऑब्जेक्टिव था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना। उसके लिए हम रैंक पढ़ते थे, रैंक को समझने के लिए हमने मैट्रिसेस की चर्चा की थी, और मैट्रिसेस के बारे में डिटेल जानने के लिए डिटर्मिनेंट की बात की थी। तो डिटर्मिनेंट डन हो गया, मैट्रिसेस कंप्लीटेड है, रैंक पे पूरी तरीके से काबू हम लोग पा चुके हैं, कॉन्फिडेंस आ चुका है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का मतलब क्या होता है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में आप देख रहे होंगे, एक तो आपको वर्ड दिख रहा होगा लीनियर इक्वेशंस, एक तो वर्ड आपको दिख रहा होगा, इसको क्या हो गया भाई, ठीक है, एक तो वर्ड आप लोगों को दिख रहा होगा एक तो वर्ड आप लोगों को दिख रहा होगा लीनियर इक्वेशन, और एक वर्ड आपको दिख रहा होगा सिस्टम, है ना। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हम 1 अफोर्ड कर सकते हैं, और सिस्टम का मतलब ऐसी बहुत सारी इक्वेशंस। एग्जांपल के तौर पे मुझे बताइए कि क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है, तो आप बोलोगे हाँ सर एक लीनियर इक्वेशन। में पहले मैं डब्ल्यू को हटाता हूँ, ठीक है, ये ज्यादा ओवर स्मार्ट बन रहा है डब्ल्यू, पहले तो इसको हटाते हैं। चलो ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है। आप बोलोगे हाँ सर, एक्स वाई जेड ये वेरिएबल्स थे, इनकी पावर 1 है, इधर 0 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखो एक्स वाई जेड की पावर 1 है, इधर 0 लिखा हुआ है, एक्स वाई जेड की पावर 1 है, इधर 0 लिखा हुआ है। अगर इन तीनों को मैं इकट्ठा कंपाइल करूं तो क्या मैं इसको एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोल सकता था। आप बोलोगे हाँ जी सर, यहाँ पर 3 इक्वेशन थी तो इसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज जरा नोटिस करने की कोशिश करिए, इस पर जो राइट हाफ साइड में आपको ये टर्म दिख रहा है, क्या वो यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, और यहाँ पर भी 0 है? बिल्कुल। तो जब भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में आपके सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स प्रेजेंट हो, राइट हाफ साइड में अगर ये सारे के सारे 0 लिखे हो, तो ऐसी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को बोला जाता है सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। जरा इस बात पे सभी लोग अलाइनमेंट बनाओ और मुझे बताओ कि क्या हम सभी लोग आगे से इस नाम को याद रखेंगे। इक्वेशन देखकर आप बता दोगे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, यानी कि इक्वेशन में सिर्फ वेरिएबल प्रेजेंट होने चाहिए, जो कांस्टेंट वैल्यू है वो हमेशा 0 होनी चाहिए। अगर सिर्फ वेरिएबल्स प्रेजेंट है, कांस्टेंट वैल्यू अगर 0 है, तो 110% ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को आप सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन बोल दें तो कोई आपत्ति किसी को नहीं हो सकती है। सही बात है। चलिए बहुत ही सिंपल, आसानी से सबको समझ में ही आ रहा है। चलिए अब जरा यहां पर देखते हैं, मुझे बताइए क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है। आप बोलोगे हाँ सर, a1x b1y c1z इक्वल टू d1। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हम 1 रख सकते थे, x की पावर 1, y की पावर 1, z की पावर 1। अगर यहाँ पर कोई वेरिएबल लेते सपोज w, तो उसकी पावर हम 0 लिख देते, ठीक है, ये हमको अच्छी तरीके से आता है। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या करते हैं, इसको देखिए a2x b2y c2z इक्वल टू d2। क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है? आप बोलोगे हाँ सर। a3x b3y c3z इक्वल टू d3, क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है? जी। बट इन दोनों इक्वेशंस के बीच का बेसिक डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू है वो 0 नहीं है ना। तो सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में ये जो कांस्टेंट वैल्यूज आप देख रहे हो ना, ये सारी एक साथ 0 नहीं हो सकती। हो सकता है d1 भी नॉन जीरो हो, d2 भी नॉन जीरो हो, d3 भी नॉन जीरो हो सकता है d1 और d2 0 हो जाए बट d3 नॉन जीरो। मतलब कि सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन बोलने के लिए ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इनमें से कम एक जरूर नॉन जीरो होना चाहिए। वैसे तो सारे नॉन जीरो हो जाए अच्छी बात है, बट अगर सारे 0 हो जाएंगे तो आप उसको होमोजीनियस बोल दोगे, और एटलीस्ट एक अगर नॉन जीरो रहेगा तो आप उसको नॉन होमोजीनियस बोल देंगे। तो यहाँ पर देखो डिस्क्लेमर भी ये बोल रहा है कि भाई इसको आप सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन तब भी बोलना जब d1 d2 d3 सारे साइमल्टेनियसली 0 ना हो जाए। अब बताओ कोई प्रॉब्लम किसी को? समझ गए? एक आधा क्वेश्चन आपको करवा के देखें, बोलो फटाफट कुछ क्वेश्चंस करें हम लोग। बस नाम आपसे पूछूंगा, ठीक है, जो क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं उसमें मेरा ऑब्जेक्टिव है मैं आपको कुछ एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दूंगा और आपसे नाम पूछूंगा, आपको बताना रहेगा कि ये होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस है, क्या है। ठीक है, चलो फटाफट क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। ये लो क्वेश्चंस, ठीक है। आपको बताना है कि ये क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। चलो नाम बताओ, सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। जल्दी से बताएंगे सभी लोग, सभी का आंसर आना चाहिए। क्या ये सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है? तो आप बोलोगे सर देखिए इसमें सिर्फ वेरिएबल्स प्रेजेंट है, एक्स वाई जो कांस्टेंट वैल्यू है वो 0 है, एक्स वाई जो कांस्टेंट वैल्यू है वो 0 है, तो आप इसको बोलेंगे सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, सिस्टम ऑफ लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिस्टम ऑफ लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो इसको आप बोल सकते हैं सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस। चलो अगला बताओ, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना, 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, 3y माइनस 2z इक्वल टू 0, 2z माइनस 3x इक्वल टू 0, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। ये आपके पास दे रखा है। सबसे पहली चीज तो, क्या ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है? आप बोलोगे हाँ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। बहुत सारी लीनियर इक्वेशंस का इसने क्या कर दिया, एक कॉम्बिनेशन बना दिया। अब ये बताओ होमोजीनियस होगा या नॉन होमोजीनियस होगा? सभी लोग बताएंगे यार, सबका आंसर आना चाहिए। तो आप बोलोगे कि सर देखिए यहाँ पर सारे वेरिएबल्स जो प्रेजेंट थे वो तो ठीक है, कांस्टेंट 0 था, कांस्टेंट 0 था, कांस्टेंट 0 था, यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू 1 आ गई। अगर कम से कम एक कांस्टेंट की वैल्यू भी 1 है तो इसको आप क्या बोलोगे भाई साहब? इसको आप बोलेंगे सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, अगर नहीं प्रॉब्लम है तो हम लोग अगला जो डिस्कशन करना चाहते हैं वो हम स्पेसिफिकली करना चाहते हैं सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? समझ गए ना? ये नॉमेनक्लेचर वगैरह सब कुछ अच्छे से क्लियर है? चलिए अब अगली हेडिंग आप सभी लोग डालिए, सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, ये हेडिंग डालो सभी लोग। अभी हम लोग साथ में करते हुए चलेंगे। ये देखो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ तो यार आपको भी लिखना है। ठीक है, हालांकि ये मैंने टाइप भी करवा रखा है पूरा, उसको हम लोग रिवीजन के तौर पे यूज करेंगे, बट मैं चाहता हूँ कि क्योंकि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ तो आप भी लिखें, इसको लिख लिख के ही हम लोग समझते हैं। सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस। ठीक है, चलो सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस की आइए थोड़ी सी चर्चा करना शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस लिखता हूँ, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1। ठीक है, a2x साथ में लिखते हुए चलना है, b2y प्लस c2z इक्वल टू d2। यहाँ पर a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ठीक है, तीन इक्वेशन यहां से मैंने बना ली, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। डन है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक है, चलो आई होप दिस इज क्लियर। सभी लोग जैसे बना लेंगे एक बार चैट बॉक्स में डन लिख लेंगे। उसके बाद मैं कुछ यहाँ पर बड़े बेसिक से डिस्कशंस आप लोगों से करना चाहता हूँ। ओके, क्लियर, डन है। चलो अब सबसे पहली चीज कुछ बातों की चर्चा करते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट 1, सबसे पहला पॉइंट ये है यहाँ पर कि सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर मैं इन तीन इक्वेशंस के सॉल्यूशन की बात करता हूं तो यहाँ पर मुझे क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस मिल सकते हैं? बताइए, तीन इक्वेशंस हैं आपके पास, तीन इक्वेशंस को अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस यहाँ से मिल सकते थे? ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 में हम डिस्कशन कर रहे हैं पॉसिबल सॉल्यूशंस की। ठीक है, पॉसिबल सॉल्यूशंस की। पॉसिबल सॉल्यूशंस में देखो आप लोग क्या क्या बोलोगे। आप बोलोगे कि सर देखिए कि हो सकता है कि ये जो तीन की तीन लाइंस हो ये पैरेलल हो जाएं, हो सकता है कि ये जो तीन की तीन लाइंस हैं वो एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएं। ओवरलैपिंग को मैं थोड़ा सा अलग कलर से दिखा रहा हूँ, ठीक है, सो दैट आप इसको ओवरलैपिंग समझें। हो सकता है कि ये जो तीन की तीन लाइंस हैं ये किसी सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। सही बात है ना? ये तीन बातें हो सकती हैं इन तीन लाइन से रिलेटेड। तो पॉसिबल सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप बोलोगे कि सर नो सॉल्यूशन है ना, कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पर आप बोलोगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, और यहाँ पर आप बोलोगे यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन।
बोलो इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम? ये सब आपको लिखना है अपनी कॉपी में, वन बाय वन, पॉइंट बाय पॉइंट, जैसे मैं लिखवा रहा हूँ। इनफाइनाइट सॉल्यूशन और उसके बाद यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इतना नोट करो, डन करो। उसके बाद पॉइंट नंबर वन, पॉसिबल सॉल्यूशन, यानी कि अगर हमारे पास एक सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस हैं तो उनके तीन पॉसिबल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि एक भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे, हो सकता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, हो सकता है कि यूनिक सॉल्यूशन हमेशा एक एग्जिस्ट करे। चलेगा? चलो ठीक है। पॉइंट नंबर टू, सेकेंड पॉइंट पे आ जाओ। पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर टू में बोला जा रहा है कि क्या आप सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की मैट्रिक्स मैपिंग कर सकते हैं? मैट्रिक्स मैपिंग की यहां पर बात कर रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं मैट्रिक्स मैपिंग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। ये तीन इक्वेशंस यहां पर लिखी हुई हैं। आप में से जो भी चाहे या जिनको आता है या जिनको लगता है कि उनको आ रहा है, इसको जरा एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने की कोशिश करिए। a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इनको एक मैट्रिक्स में मैप करना चाहता हूँ। तो आप बोलोगे सर ये आप हमारे ऊपर छोड़ दो, मैट्रिक्स मैपिंग वगैरह सब हम लोग पहले ही सीख चुके हैं, क्लियर है हमें, बस आप थोड़ा सा हमको टाइम दे दीजिए। तो मैं थोड़ा सा आपको टाइम देता हूँ, मीनवाइल मैं फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं भी आपके लिए लिख देता हूँ। जिन लोगों का हो गया वो लोग डन करेंगे, जिनका नहीं हुआ उनको तो मैं बता ही रहा हूँ। ठीक है, ठीक है भाई साहब। चलो मैट्रिक्स में इसको जरा मैप करो सभी लोग। कर लिया सभी लोगों ने? हाँ भाई, इसको लिखना है लिखना है, ठीक है। देखो इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ ना ये, ताकि थोड़ा सा आपका जो बॉडी है वो आ जाए मोमेंटम में, सो दैट क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे एकदम से ना लगे अरे सर ये क्या हो रहा है। कर लिया सभी लोगों ने? डन है। चलिए जरा ध्यान से देखिएगा सभी लोग। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसा लिख दूँ, A1 A2 सॉरी A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, यहाँ पर X Y Z, यहाँ पर D1 D2 D3। ऐसे लिखा होगा सभी लोगों ने, है ना? बताओ किस, कोई ऐसा तो नहीं है कि जिसका ये मैच नहीं कर रहा है? सबका ये मैच करना चाहिए यार मेरे हिसाब से। कर रहा मैच? चाहे तो वेरीफाई करके देख लो। देखो कैसे वेरीफाई करोगे। दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस इक्वल टू D1, A1x B1y C1z इक्वल टू D1। फिर किसको किसको मल्टीप्लाई करना, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस इक्वल टू D2, A2x B2y C2z इक्वल टू D2। फिर किसको किसको मल्टीप्लाई करोगे आप, इसको इसको मल्टीप्लाई करना, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस A3x B3y C3z इक्वल टू D3। तो ये मैपिंग वाला पार्ट आई थिंक बिल्कुल अच्छे से अपना क्लियर हो गया। एक छोटा सा पॉइंट मैं यहाँ पे आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, छोटा सा पॉइंट मैं पूछना चाहता हूँ, उसको आप लोग सोच समझ के बताइएगा, ठीक है? पहले तो बताओ अगर ये पॉइंट सारा क्लियर है, तो मैं एक छोटा सा पॉइंट आपसे पूछता हूँ। क्लियर है ना? चलो बहुत ध्यान से सुनना, ये पॉइंट ऐसा है जो आपसे एग्जाम में सिली मिस्टेक्स करवाएगा। ठीक है, एग्जाम में आपसे सिली मिस्टेक्स करवाएगा। A1x बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ यार, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, क्योंकि इसलिए देखो इस पर थोड़ा सा टाइम और इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स पे पूछे जाते हैं। और सेकंड नंबर का जो टॉपिक है वो ये वाला टॉपिक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से। ठीक है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे गए ये। ठीक है, इसकी आपने मैट्रिक्स मैपिंग करी। जब आपने इसकी मैट्रिक्स मैपिंग करी तो आपने ऐसा कुछ यहाँ पर बना दिया। ठीक है, मैं लिखता हूँ, और A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। ठीक है, ये हो गया आपका X Y Z इक्वल टू D1 D2 D3, है ना? ये तो हम सभी लोगों ने लिख लिया। अब देखो यहाँ पर गड़बड़ क्या होती, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है? आप गलती क्या करते हो या सिली मिस्टेक क्या करोगे एग्जाम में,
सपोज हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई है ना, ये मैट्रिक्स हमारे सामने मेंशन्ड है। इसी मैट्रिक्स का अगर मैं एक मॉडिफाइड वर्जन लिखना चाहूँ, मॉडिफाइड वर्जन लिखने का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो कि A1 B1 C1 D1, मैं अगर चाहता ये हूँ कि मैं A1 B1 C1 की जगह पर A2 B2 C2 लिख दूं और A1 B1 C1 को मैं सेकेंड वाली लाइन में लेके आ जाऊं, है ना। ऐसा जरूरी तो नहीं है कि जो आप मैट्रिक्स की मैपिंग करोगे तो आपको A1 B1 C1 पहली लाइन में लिखना है, आप किसी और लाइन में भी उसको लिख सकते थे। तो मैं क्या करता हूँ, जरा यहाँ पर ध्यान से देखिए। सपोज मैं इस वाले मैट्रिक्स में R2 और R1 को एक्सचेंज करने की कोशिश करता हूँ। जब मैं R2 और R1 को एक्सचेंज करूंगा तो ये हो जाएगा A2 B2 C2, इसको आप लिख लेंगे A1 B1 C1, ये A3 B3 C3। अब लोग यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं ना, कि जब इन दोनों रोज को आपस में आप स्विच कर रहे होते हो ना, तो वो यहाँ पे एक्स वाई को भी ऊपर नीचे स्विच कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर आप इस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में जो यहाँ पर आपको मेंशन कर रखी है, इस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के अदर फॉर्मेट्स लिखना चाहते हो, इसके और स्वरूप लिखना चाहते हो, तो आप इसमें किसी भी रो को ऊपर नीचे कर लो, किसी भी रो को आप एक्सचेंज कर सकते हो, उनके करस्पॉन्डिंग बस कांस्टेंट वैल्यूज को स्विच करना, एक्स वाई जेड को वैसे ही रहने देना। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं एक्स वाई जेड को यहाँ पर रखूँ, और जाहिर सी बात है कि जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं उनको तो मुझे एक्सचेंज करना पड़ेगा, D2 D1 एंड D3। तो आप मुझे एक बार वेरीफाई करके दिखाओ क्या अभी भी सेम इक्वेशंस बन रही हैं। चला फटाफट सभी लोग वेरीफाई करिए, देखिए A2x B2y C2z बराबर D2, यहाँ से ज़रा वेरीफाई करो। A1x B1y C1z बराबर D1, यहाँ से ज़रा वेरीफाई करो। A3x B3y C3z बराबर D3। समझ गए ना। तो बहुत छोटा सा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये है कि अगर आप इसी मैट्रिक्स मैपिंग के अलग फॉर्मेट्स लिखना चाहते हो तो आप किन्हीं भी दो रोज को आपस में स्विच कर लो, उनके करस्पॉन्डिंग कांस्टेंट वैल्यूज को आपस में स्विच कर लेना, बट एक्स वाई जेड जो मेंशन कर रखा है उसको आप स्विच नहीं करेंगे। कितने लोगों को ये बात समझ में आई, जरा बताइए ध्यान से। बोल रहा हूँ रो स्विच कर लेना, तो एक प्राणी बोल रहा है कि कॉलम स्विच कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, मैंने बोला कॉलम स्विच करने के लिए। अजीब यार समझाते समझाते थक गया। जितना बोल रहा हूँ उतना सुनो, जितना बोल रहा हूँ भाई उसका 50% भी तुमको याद नहीं रह जाएगा। समझ गए, पहली क्लास में जो पढ़ाया था उसका 50% आज याद नहीं होगा, तो जितना मैं बोल रहा हूँ ना उसका 50% भी याद कर ले जाओगे भाई, तो कल्याण हो जाएगा जीवन में। जबरदस्ती कॉलम कौन बोल रहा है स्विच करने के लिए, बोल रहा हूँ रोज स्विच करो, वो बोल रहा है नहीं मैं कॉलम स्विच करूंगा। अजीब हो यार आप लोग भी। रो वाला कंसेप्ट अभी आपको समझ में आया नहीं होगा सही तरीके से, मगर अभी आपको ये जानना है कि भाई कॉलम कर दे तो क्या हो जाएगा। बड़े हो के आप ही लोग बनते हो, ठीक है, बट जब आप लोग बड़े हो जाओगे ना तो आप ही लोग बड़े होके जब अंकल बनोगे तो आप ही वही जो बोलते हैं ना चार लोग क्या कहेंगे, उन चार लोग में से एक आप ही जैसे लोग होते हैं। भाई अगर कोई जो है कहीं पे नौकरी कर रहा है, नौकरी छोड़ के सपोज उसने मिठाई की दुकान खोली, तो उसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, आपको अगर उसमें आपत्ति रहेगी कि भाई इसने नौकरी छोड़ के मिठाई की दुकान कैसे खोल दी, मैं तो इस बात से एग्री नहीं करता हूँ। भाई उसको उसकी जिंदगी, वो मिठाई की दुकान खोले, वो किसी और चीज की दुकान खोले, उससे आपको क्या दिक्कत है, नहीं दिक्कत है उससे जबरदस्ती। अभी मैं बोल रहा हूँ जो समझा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो। बताओ ये कितने लोगों को ये बात समझ में आई कि अगर मैं अपने गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मैट्रिक्स में मैप कर देता हूं और अगर मैं उसकी दो रोज को आपस में स्विच करूंगा तो जो एक्स वाई जेड की वैल्यूज हैं उनको आप अलग नहीं करेंगे। समझ गए मेरी बात को, अग्री करते हैं आप लोग इससे। उनके करस्पॉन्डिंग जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं ऑब्वियसली उनको आप चेंज करेंगे। एक क्वेश्चन करोगे छोटा सा, यार ये छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, ठीक है, छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, इन पे थोड़ा गौर कर लो अच्छी तरीके से। कॉलम मेरे भाई अगर आप स्विच करोगे ना, कॉलम अगर आपने स्विच कर दिया, फिर ये जो एक्स वाई जेड है ना इसको पूरी तरीके से आपको चेंज करना पड़ेगा। समझ गए ना, फिर ये पूरी तरीके से चेंज होगा, फिर ये इस इक्वेशन की मदद से देख देख के यहाँ पे लिखना पड़ेगा। बट जब आप रोज स्विच करते हो तो उसमें एक्स वाई जेड को आप ऐसे ही रहने दो। ओके, चलिए आइए जरा एक छोटा सा क्वेश्चन आपको करवाते हैं, देखते हैं कि उस क्वेश्चन का कितने लोग सही सही आंसर कर पाते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखी है आपको, एंड x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। इसमें पहला ऑप्शन आपको दे रखा है 2 माइनस 1 1 माइनस 2 एक्स वाई इज इक्वल टू 1 2। अगला ऑप्शन इसने दे रखा है 1 माइनस 2 2
-1 y x इक्वल टू 2 1। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसने मेंशन कर रखा है, 1 -2 2 -1 x y इज इक्वल टू 2 1। और लास्ट ऑप्शन इसने मेंशन कर रखा है 1 2 -1 1 1 -2 2 एक्स वाई इक्वल टू 0 0। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सी सही मैट्रिक्स मैपिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है ए बी सी डी ऑप्शंस में से। ठीक है, एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं, तो ऑब्वियसली ये आपका एमएसक्यू टाइप का सवाल हो गया। चलो बताओ फटाफट आंसर निकाल के कौन सा करेक्ट आंसर होगा। एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है, बोल रहा है इसमें से कौन कौन सी सही मैट्रिक्स मैपिंग हो सकती है। देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आप चाहें तो ऑप्शन चेकिंग की मदद से भी इसको सॉल्व कर सकते थे इस क्वेश्चन को, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अगर कोई ये बोलना चाहता है सर मैं सारे ऑप्शन चेक करूंगा और उसके बाद देख लूंगा कि कौन सा हमारा इसमें से मैच कर रहा है, दैट इज परफेक्टली फाइन, नॉट एन इशू विद दैट। जैसे कि यहाँ पर अगर हमने देखा 2 लिखा, -1 लिखा, इधर 1 लिख दिया, यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे -2 का कोएफिशिएंट लिखा, यहाँ पे 2 लिख दिया, एक्स वाई लगा दिया ना, एंड ऑब्वियसली अगर आप मैप भी करोगे तो आपको दिख जाएगा 2x - y बराबर 1, x - 2y बराबर 2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सेकेंड वाले ऑप्शन में देखो क्या कर रहा है वो, अगर आप गौर से थोड़ा नोटिस करो, वैसे तो आप मैच करके भी लगा सकते हो, उसमें ये इन दोनों को एक्सचेंज कर रहा है। इन दोनों को अगर एक्सचेंज कर रहा है, 2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, बट इसने गड़बड़ क्या कर दी कि यहाँ पे y और x को उसने लिख दिया, विच मीन्स क्या बी ऑप्शन सरासर गलत हो जाएगा, है ना, बी ऑप्शन कभी साबित नहीं सही हो सकता। और अगर आप मैप भी करके देखो तो बहुत सिंपल सी बात है कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो y - 2x, यानी कि पूरी की पूरी इक्वेशन ही बदल जा रही है, करेक्ट है ना। चलो सी वाले ऑप्शन को देखो, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसमें इसने इन दोनों रोज को आपस में स्विच किया, एक्स वाई को सस्टेन रखा और ये कांस्टेंट वैल्यूज को ऊपर नीचे कर दिया। डी वाले ऑप्शन का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, डी वाले ऑप्शन में तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं है। अगर आप गौर से नोटिस करें, यहाँ पर देखें आपको क्या दिख रहा होगा, 2 × 3 की मैट्रिक्स, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2 × 1 की मैट्रिक्स, तो ये तो मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं है। डी वाला तो बिल्कुल एब्सर्ड एक्सप्रेशन लिखा गया, करेक्ट। चलो तो एक बार जल्दी से बताओ सभी लोगों को ये क्लियर हो गया, तो मैं आपको एक बार रिव्यू करवाता हूँ कि हम लोग अभी तक क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। ओके ठीक है भाई साहब, तो यहाँ तक मुझे लग रहा है चीज़ें अपने फेवर में चल रही। हम सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन लिख के हम सबसे पहले उनके पॉसिबल सॉल्यूशंस की चर्चा कर चुके हैं, उनकी मैट्रिक्स मैपिंग कर चुके हैं, मैट्रिक्स मैपिंग से रिलेटेड एक दो छोटी मोटी बातें वो भी हम लोगों ने ठीक ठाक तरीके से समझ ली। पॉइंट नंबर 3 पर आइए, पॉइंट नंबर 3 पर आइए। लिख रहे हो ना, नोट कर रहे हो ना सभी लोग, नोट करना है यार ये सारी बातें। पॉइंट 3, पॉइंट 3, ठीक है। पॉइंट 3 में बोल रहा है पॉसिबल सॉल्यूशन डिटर्मिनेशन with the help of rank calculation। ठीक है, with the help of rank calculation, करेक्ट। चलो ये हमारी पॉइंट नंबर 3 की चर्चा होनी चाहिए। ओके चलिए देखिए जरा यहाँ पर, ये था a1x, अब यहाँ से थोड़ा सा फोकस बढ़ा लेना, c1z बराबर d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3। ठीक है ना, मैट्रिक्स में मैपिंग सभी को आता है, जितनी बार मैं लिख रहा हूँ उतनी बार आपको भी लिखना है, उसके पीछे एक स्पेसिफिक रीजन है कि आपके दिमाग में पूरी मैपिंग होनी चाहिए। सवाल जनरली आपका इक्वेशंस के फॉर्म में रहेगा, तो जितनी बार ये लिखोगे उतनी बार आप कंफर्टेबल होते चले जाओगे। ठीक है, यहाँ से आया x y z और इसको आपने लिख दिया d1 d2 d3। ठीक है ना, क्या ये जो मैट्रिक्स आपको दिख रहा है, इस मैट्रिक्स को मैं ऐसा लिख सकता था, इस पूरे मैट्रिक्स को बोल देता ए,
ये जो एक्स वाई जेड दिख रहा है इसको मैं नाम दे देता एक्स का, और राइट हाफ साइड में जो दिख रहा है उसको मैं नाम दे देता बी का। बोल सकते हैं ऐसा? बोलो जल्दी भाई, 11वीं 12वीं वाले चले जाओ यार यहाँ से। मेच्योर लोग हैं जो पीजी बीजी वाले एग्जाम देने वाले, वही लोग रुको यहाँ पे। चलो, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ये मिलेगा a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, xyz d1 d2 d3। क्या हम सभी लोग इसी बात पे एग्री कर सकते हैं कि हम इसको ax इक्वल टू b लिख दें? a का मतलब क्या हो गया? ये जो पूरी की पूरी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हो गई, इसको क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। x को क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में आपके वेरिएबल्स प्रेजेंट होते हैं एक्स वाई जेड, और ये जो बी मैट्रिक्स होती है इसको बोलते हैं कांस्टेंट मैट्रिक्स। जो भी राइट हाफ साइड में कांस्टेंट वैल्यूज दिख रही हैं उनको हमने यहाँ पे बी का नाम दे दिया। आप मुझे बता सकते हैं कि अगर बी को हम लोग नल मैट्रिक्स बोल दें तो क्या आप इसको सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन बोलने में देर नहीं लगाओगे? बताइए जरा। अगर हम बी को एक नल मैट्रिक्स बोलें तो क्या आप इसको सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन बोलना पसंद करोगे? एब्सोल्युटली, है ना। यानी कि बी वाला जो मैट्रिक्स है बेसिकली ये भी डिसाइड कर सकता है कि कौन सा सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन है, कौन सा नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है। जनरली नॉन होमोजेनियस इक्वेशन के केस में ये एक नॉन नल मैट्रिक्स के तौर पर क्वालिफाई करेगा, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि हमारे पास ये तीन इक्वेशंस थी, आपको उसने तीन ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन दिया कि आप इन तीनों को प्रॉपर सॉल्व करो और इनका सॉल्यूशन निकालो, आपने मना कर दिया कि हमसे नहीं हो पाएगा। फिर उसने बोला कि आप इन तीनों को प्लॉट करो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे, तीनों लाइंस को प्लॉट करके बताओ कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। वहां पे भी अपने हाथ खड़े कर दिए, आपने बोला कि भाई वो भी मेरे बस की बात नहीं। तो अगला उसने बोला कि ठीक है, आप इसको मैट्रिक्स में मैप करो, मैप करने के बाद आप इसको ax इक्वल टू बी का स्वरूप दे दो। अब इसके बाद ये बोल रहा है कि यहां से एक कंसेप्ट आप जनरेट करो ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स वाला, ठीक है। कौन सा कंसेप्ट बोल रहा है? ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स। ये बोल रहा है कि यहां से ना आप एक ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करो। ऑगुमेंटेड का मतलब होता है किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा के पेश करना, है ना। बढ़ा चढ़ा के पेश करना, जैसे कि आप भी बहुत सारी चीजें बढ़ा चढ़ा के पेश करते हो ना, कि अरे भाई एक नंबर से बस आईआईटी में रह गया, एक नंबर से आईआईटी में सिलेक्शन रह गया, वो भी केमिस्ट्री वाला टीचर फालतू टीचर था, नहीं तो बैठे होते। अच्छा अभी फिलहाल कौन से कॉलेज में हो? XYZ फलाना फलाना कॉलेज। अरे भाई एक नंबर से अगर आईआईटी में रह गया था तो कम से कम एनआईटी में तो होना चाहिए था, नहीं वहाँ 2 नंबर से रह गया था। अच्छा और कौन से कॉलेज में? नहीं यूपीटीयू में 3 नंबर से रह गया तो भाई कर क्या रहे थे? तो इसी को बोलते हैं ऑगुमेंट करना अपनी बातों को, ठीक है। जैसे कि आप लोग करते हो 4 लोगों के बीच में बैठ के, एक ही नंबर से रह गया था और सारी गलती किसकी थी? केमिस्ट्री वाला टीचर था, महा फालतू टीचर था। उसके यहाँ कोई और होता तो भाई आज की डेट में आईटी बैठे होते। ये किसी ये फिजिक्स की वजह से रह गया, वो बिल्कुल ही घटिया टीचर था, नहीं तो एनआईटी की एक सीट अपनी पक्की थी। 3 नंबर से यूपीटी में रह गया, क्यों? क्योंकि मैथ वाला टीचर वाहियात था, इस वजह से रुक गए। तो इसको बोलते हैं बढ़ा चढ़ा के अपनी बातों को पेश करना, ऑगुमेंट करना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ मैट्रिक्स को ऑगुमेंट कर देते हैं। कैसे करोगे मैट्रिक्स को ऑगुमेंट? ये होता है A:B, समझ गए। बीच में क्या लगाते हो? डॉट लगा देते हो, ठीक है। तो जो ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स आएगा उसका फॉर्मेट आपको ऐसे दिखेगा: A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, ठीक है, D1 D2 D3, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? बना लोगे भाई साहब ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स? बताइए। बना लेंगे सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बना लेंगे। जनरली देखिए ये जो ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स आ रही है, ठीक है, ये जो ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स आपके सामने बन के आ रही है, कितने लोग ऐसे हैं कि इस ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स में उनको दो चीजें दिखाई दे रही हैं? एक चीज तो उनको दिखनी चाहिए, एक चीज तो उनको दिखनी चाहिए, एक चीज तो उनको दिखनी चाहिए, ये ए वाला मैट्रिक्स दिख रहा आपको? ये ए वाला मैट्रिक्स, और एक तो ये A:B वाला मैट्रिक्स, पूरा का पूरा मैट्रिक्स। सही बात है, परफेक्ट है ना। डबल डॉट क्या है? वो डबल डॉट है भाई। ये क्या बात हुई यार, डबल डॉट क्या है? डबल डॉट और क्या? आप पूछो सर ये ए क्या है? ए तो ए ही होगा ना भाई, बी तो बी ही होगा। डबल डॉट का मतलब है वो बता रहा है कि आप एक ऐसा मैट्रिक्स बना लीजिए जिसमें इधर ए दिख रहा हो, इधर आपको बी दिख रहा हो। समझे मेरी बात को? ठीक है, तो आप इधर ए लिख लें और इधर जो बी वाला कॉलम था वो लिख लें, तो आपके पास एक ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स आ गई। इसी मैट्रिक्स को बोला जाता है ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स A.B। समझे?
ठीक है। हाँ, एक ओवर में 6 बॉल ही क्यों होती है? 11 ही लोग क्यों खेलते हैं? वही तो मैंने बताया, अगर ये सब सवाल आपके दिमाग में आते हैं तो भाई आप निकल चुके हो, ठीक है। मोक्ष आध्यात्म को प्राप्त कर चुके हो, छोड़ो ये सब फालतू यहाँ पे आप लगे हुए। ये डबल डॉट ऐसा ही क्यों होता है, ए ही क्यों लिखा गया, ठीक है। मैथ को मैथ ही क्यों बोलते हैं, उसको फिजिक्स क्यों नहीं बोल सकते? फिजिक्स को मैथ बोल देंगे तो क्या हो जाएगा? तो अगर ऐसे थॉट्स आते हैं दिमाग में तो भाई बड़े खुशकिस्मत इंसान हो, ये सब छोड़ो, पढ़ाई लिखाई निकल जाओ, हिमालय आपका इंतजार कर रहा है। चलिए, ये हम लोगों ने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब मैं आपको एक टास्क देता हूँ, आपको बताना है कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस टास्क को कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड रहेंगे। एक तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मुझे इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक कैलकुलेट करके बताएं, और एक तो आप मुझे ए की रैंक कैलकुलेट करके बताएं। तो बताइए आप लोग में से कितने लोग इंटरेस्टेड रहोगे इसको करने के लिए? आप बोलोगे कि सर, अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक बताओ और ए मैट्रिक्स की रैंक बताओ, तो ऐसा करने के लिए क्यों ना हम इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को ही रो एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। भाई, अगर मैं इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को ही रो एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं, विच मींस इसके नीचे के दोनों एलिमेंट जीरो, डायगोनल में गया इसके नीचे के एलिमेंट जीरो, तो ऑटोमेटिकली जो मेरा ए वाला मैट्रिक्स होगा वो तो रो एचलॉन में कन्वर्ट हो ही जाएगा ना। सोच के देखो, अगर मैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को रो एचलॉन में करता हूँ, ऑगमेंटेड को मैं कर रहा हूँ, देखो इसके नीचे के ये दोनों जीरो, डायगोनल में गए ये जीरो, और यहाँ पे फोकस रखो, तो क्या ए वाला मैट्रिक्स अपने आप रो एचलॉन में कन्वर्ट हो गया? एब्सोल्युटली, है ना। यानी कि दो तीर से नहीं, एक तीर से दो शिकार किया जा सकता है। कैसे? अगर हम सिर्फ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को ही रो एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, अगर हम सिर्फ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को ही रो एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, तो हमारा जो ए वाला मैट्रिक्स होगा वो ऑटोमेटिकली रो एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हम सभी लोग इस बात से एग्री करते हैं? और अगर हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स रो एचलॉन में कन्वर्ट हुआ तो ऑटोमेटिकली ए भी रो एचलॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें तो सिर्फ और सिर्फ यही काउंट करना रहेगा ना, एक बार ए पे नजर डाल के कि इसमें कितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं, वो हमारा ए का रैंक दे देगा, और एक बार ऑगमेंटेड पे नजर डाल के कि इसमें कितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं, तो उससे हमें ए बी की रैंक मिल जाएगी, है ना। ठीक है, यानी कि इसके बाद का अगला स्टेप क्या हुआ? इसके बाद का अगला स्टेप हो गया कन्वर्ट। इसके बाद का अगला स्टेप हो गया कन्वर्जन ऑफ augmented matrix, conversion of augmented matrix into row echelon form। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी चीज है, इसको हम लोग आसानी से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप बहुत ध्यान से सारी बातों को सुन रहे हैं, क्योंकि मैं कुछ छोटी छोटी बातें बीच बीच में आप लोगों को बताते जा रहा हूं। ठीक है, तो हम इस पूरी मैट्रिक्स को रो एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने इसको रो एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, तो हम यहां से लिख सकते थे कन्वर्जन ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, कन्वर्जन ऑफ ऑगमेंटेड, ये सारा टाइप्ड भी है, टाइप को भी रिवीजन के लिए यूज करेंगे, ठीक है, इनटू रो एचलॉन फॉर्म इनटू रो एचलॉन फॉर्म makes matrix A into row echelon form automatically। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत सारे करेंगे तो टेंशन लेने वाली बात नहीं, अभी के लिए बस जितना विजुअलाइज कर सकते हैं उतना मैक्सिमम लोग विजुअलाइज कर लेते हैं। ठीक है, डन है एवरीवन? तो यानी कि
सिर्फ ऑगमेंटेड को रो एचलॉन में कन्वर्ट करना है, रैंक की कैलकुलेशन हमको अपने आप मिल जानी चाहिए। ठीक है, तो एक बार क्विकली यहाँ तक का रिवीजन करते हैं। पॉइंट नंबर 3 में बोल रहा था कि पॉसिबल सॉल्यूशन आप बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रैंक कैलकुलेशन। तो आपको अपने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मैट्रिक्स में मैप करना है, वहाँ से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनानी है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो आप बना लेंगे तो आपको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हमेशा रो एचलॉन में कन्वर्ट कर देना है, और उसके बाद आपको ए की रैंक और ए बी की रैंक कैलकुलेट कर लेनी चाहिए। ठीक है, बताइए अभी तक के डिस्कशन में क्या आपको ये पता चल गया कि कैसे रैंक की कैलकुलेशन से आपको पता चलने वाला है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस आएंगे? बताइए, अभी तक तो नहीं पता चला है ना? आइए अब आपको मैं एक फ्लो चार्ट बना देता हूँ, बनवा देता हूँ आपके सामने। ये फ्लो चार्ट पहले मुझे बनाने देंगे, उसके बाद आप बनाएंगे। ठीक है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, तो आज की क्लास में ही ना ये पूरा याद हो जाना चाहिए, पूरा याद हो जाना चाहिए आज की क्लास में। ये फ्लो चार्ट सभी को बनाना है, बट मेरे बनाने के बाद। ठीक है, सपोज आपने ए की रैंक निकाली और ए बी की रैंक निकाली, है ना, और ये बराबर ही नहीं आए। ए की रैंक सपोज 2 आ गई, इसकी 3 आ गई, या जो भी डिफरेंट आ गई, तो आप बोलेंगे सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन इज, दो स्टेटमेंट देंगे। ठीक है, सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस, सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, क्या नाम दोगे? सब दो स्टेटमेंट्स देने, इनकंसिस्टेंट एंड सेकेंड स्टेटमेंट आप देंगे सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, इनका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। समझे मेरी बात को? हमेशा दो स्टेटमेंट देने। तो अब आप बताओ, ये काम ज्यादा आसान है या फिर लाइंस को सॉल्व करके वैल्यू निकालना, या फिर उनको प्लॉट करना? बताइए, रैंक की कैलकुलेशन करके जजमेंट देना ज्यादा आसान है, या फिर उनको सॉल्व करना, या फिर सॉल्व करने के अलावा उनको प्लॉट करना? तो वो दोनों काम ऑब्वियसली काफी मुश्किल है, काफी मुश्किल है ना? और ये काम काफ़ी आसान है, बस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना, उसको रो एचलॉन में करोगे, दोनों की रैंक पता चल जाएगी, नहीं बराबर आते हैं तो काम खत्म। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कि जो आप हो, समझ गए? जैसे आज आप यूट्यूब की क्लास कर रहे हो, कल नहीं करोगे, फिर परसों वाली क्लास में घूमते फिरते हुए आ जाओगे, फिर चौथी वाली क्लास में नहीं आओगे। तो इसका मतलब आप इस यूट्यूब की क्लास में कंसिस्टेंट हुए या इनकंसिस्टेंट हुए? बताइए, बोलिए। इनकंसिस्टेंट हुए। और अगर आप इस यूट्यूब की क्लास में इनकंसिस्टेंट हुए तो आपके गेट में रैंक आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी। यानी कि अगर मैं आपको एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन मानूं तो आपका सॉल्यूशन निकलेगा कि नहीं निकलेगा? नहीं निकलेगा। समझ गए ना? हाँ, जो लोग कंसिस्टेंट हैं, जो लोग कंसिस्टेंट हैं तो उनकी गेट में अच्छी रैंक आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। और गेट में अच्छी रैंक आएगी तो मतलब आप सॉल्यूशन दे रहे हो भाई। समझ गए? अब इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है जो कंसिस्टेंट नहीं है, जैसे कि रियान पराग। ठीक है, तो इसका इसका सिनोनिम क्या बोल सकते हो आप? रियान पराग। ओके, इधर से देखिए, आइए इधर। अगर मान लीजिए आपने ये दोनों को कैलकुलेट किया, ठीक है, और ये बराबर आ गए, तो सबसे पहली चीज आप क्या बोल सकते हो? सबसे पहली चीज आप बोल सकते हो कि भाई सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, ध्यान से देखना यहाँ पे क्या क्या मैं लिख रहा हूँ। सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस, सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। समझ गए? कंसिस्टेंट है मतलब इसका तो सॉल्यूशन भाई एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, कोई रोक नहीं सकता। ठीक, इसका सॉल्यूशन
एग्जिस्ट करेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता, ये पक्की बात है। अब यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, आइए ज़रा देखिए। फ्लो चार्ट की बात है ना, मैंने बोला था साथ के साथ बनाना मत भाई साहब, पहले सुन लो, समझ लो, फिर अपनी कॉपी में देख लेना कितनी जगह बची है, उसको बना लेना, ठीक है। तो 2 बार आपके दिमाग में मैपिंग हो जाएगी और यही आपका कंक्लूजन है। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि रैंक ऑफ ए बी बराबर मिल जाए आपको एन, ठीक है। कभी कभी देखो मैं ए बी लिख दूंगा, कभी कभी ए डॉट बी लिख दूंगा, उसका सेम सेम ही मतलब होता है, समझ गए ना। ए डॉट बी लिखो या ए बी लिखो, उसका सेम मतलब होता है। और रैंक ऑफ ए बी के तो बराबर है बट लेस देन एन है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। कैसा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मैंने आपको कोई दूसरा नाम बताया था, बोलो। यूनिक का कोई सिनोनिम आपको समझाया था मैंने क्लास में, एक मूवी वाला एग्जांपल दिया था, एक क्रिकेट वाला एग्जांपल दिया था। बताइए यूनिक का मतलब क्या होता है। बोलो भाई साहब, ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो कभी कभार यूनिक सॉल्यूशन को ये लोग ट्रिवियल सॉल्यूशन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन, समझे, ठीक है। यहां से क्या मिलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन को कभी कभार ये लोग नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोल देते हैं, ठीक है, जस्टिफाइड है, ठीक है। इसमें हम कोई डिबेट तो कर ही नहीं सकते, ये तो सिनोनिम एंटोनिम वाली बात हो गई। तो ये हो गया नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा फ्लो चार्ट बन गया शानदार। बस एक चीज पे मुझे डाउट हो रहा है, ठीक है, एक चीज पे मुझे डाउट हो रहा है, वो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा। सब कुछ ठीक लग रहा है मुझे, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है परफेक्ट, रैंक ऑफ ए भी बराबर नहीं है, तो पक्की बात है सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन इनकंसिस्टेंट हो गया, कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन कंसिस्ट है, सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, रेस्ट एश्योर्ड हो सकते हैं हम। बस ये देखना है कि क्या ये इक्वल टू एन आता है या लेस देन आता है। मेरा सवाल ये है आप लोगों से, अच्छा ये ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल वाली कहानी सबको क्लियर है, क्लियर है ना भाई, ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल वाली कहानी सभी को, ठीक है। बताया था आप लोगों को क्लास में, एग्जाम्पल बताया था, ओके। और आप लोगों ने मुझसे वादा भी किया था कि सर हम लोग जॉनी गद्दार मूवी जाके देखेंगे, तो अगर आप लोगों ने देखी होगी तो मेरे ख्याल से आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है, ओके। चलिए, अब मेरा सवाल यहाँ पे आपसे ये है, ये एन क्या है भाई साहब, एन, व्हाट इज दिस एन। इसको थोड़ा ऊपर खींच लें क्या, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं इसको। एन क्या है, बोलिए। ठीक, अब दिख रहा होगा। एन क्या है, नंबर ऑफ इक्वेशंस, नंबर ऑफ वेक्टर्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, अननोन्स, यानी एन में कंफ्यूजन है। कुल मिला जुला के यही है ना कि पता नहीं आपको क्या है एन। अगर इतने सारे लोग इतने अलग अलग आंसर दे रहे हैं, इसका मतलब यही तो कि आपको पता ही नहीं एन क्या है ना। तो यार ये एन ना कभी कभी बहुत बहुत तगड़ा गेम करता है, एन के बारे में क्लैरिटी होती नहीं है, और ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाएगा जहां पे आप एन की वजह से कंफ्यूज हो जाओगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ एन यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है, इसको नोट करके बॉक्स में बंद करके अच्छी तरीके से नोटिस कर लें। एन यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स। एन ना तो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इक्वेशंस, ना तो ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज, ना तो ये रिप्रेजेंट करता है कुछ और। एन हमेशा रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स, समझ गए ना, ठीक है। एन हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। भाई इस पे स्टार मार्क कर लो, हमेशा एन का मतलब होता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स, परफेक्ट। तो आप बोलोगे सर वो तो नंबर ऑफ इक्वेशन से भी मैच ही कर रहा है ना, ये देखो, ये नंबर ऑफ, ये देखो नंबर ऑफ इक्वेशन से मैच कर रहा है। अगर मान लो यहीं पर मैं एक इक्वेशन और डाल देता, तब अगर यहीं पर मैं एक इक्वेशन और डाल देता, फिर जरा बताओ इक्वेशंस कितनी है यहाँ पे,
इक्वेशंस कितनी है जरा बताइए, 1 2 3 4, बट वेरिएबल्स अभी भी कितने हैं, 3। समझ गए ना? इस वजह से हमेशा याद रखिएगा इस फ्लो चार्ट में जो n है वो नंबर ऑफ इक्वेशंस को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ना ही वो मैट्रिक्स के ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। इसको उठा के मैट्रिक्स में डालोगे तो नंबर ऑफ रोज यहाँ पे 4 आ जाएंगी, ऑर्डर इसका चेंज हो जाएगा पूरी तरीके से। समझे मेरी बात को? तो छोटा सा एक पॉइंट, इस फ्लो चार्ट में n हमेशा रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ना कि नंबर ऑफ इक्वेशंस, नंबर ऑफ रोज, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, कुछ रिप्रेजेंट नहीं करता है। मेकिंग सेंस फॉर एवरीवन? बोलो ठीक है। अब बनाओ, बनाओ सभी लोग फटाफट ये फ्लो चार्ट, जैसी हो जाए डन करिए। हाँ यहाँ पे ब्लंडर हो सकता था भाई, एक क्वेश्चन अभी करवाऊंगा अभी मोस्ट प्रॉब्ली आज या कल की क्लास में, वहां पे 4 इक्वेशन होगी और 3 वेरिएबल्स होंगे, तो वहां पर n की वैल्यू अगर आप 4 लोगे तो आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है ना? परफेक्ट, जल्दी बना लो यार सभी लोग फटाफट। बन गया? चलो, बना लिया। चलिए कुछ क्वेश्चंस पूछे आपसे, कुछ क्वेश्चंस करोगे? अच्छा पहले जो टाइप्ड है एक बार उसको भी देख लेते हैं यार, है ना? जो टाइप्ड है एक बार उसको भी देख देख लेते हैं। ये कहाँ से आ गया बीच में, इसको थोड़ा आगे लेके चलते हैं। ठीक है, तो देखो क्या यही सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है ना, इसको देखो मैट्रिक्स फॉर्म में डाल दिया, मैट्रिक्स फॉर्म में इसने देखो इसको चेंज किया, इसको ऊपर लेके गया इन दोनों को, तो A2 B2 C2 यहाँ पर आ गया, A1 B1 C1 यहाँ पे आ गया, बट XYZ ऐसे DC रहा, बट यहाँ पे D2 ऊपर D1 नीचे D3 हो गया, है ना? तो ये स्लाइड मेरे ख्याल से सभी को बिल्कुल सेम लग रही होगी जो मैंने आप लोगों को समझाई, बस देखते जाओ। ऐसी मैट्रिसेस को क्या AX इक्वल टू B का रूप दिया जा सकता है? बिल्कुल। A का मतलब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, B का मतलब कांस्टेंट मैट्रिक्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का यही सेम फॉर्मेट मैंने आप लोगों को बताया जी हाँ, A:B A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 D1 D2 D3, है ना? सिंप्लिसिटी के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर XYZ लिख सकते हो इसी के ऊपर, है ना, सो दैट आपको इक्वेशन भी दिखती रहे। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जब भी आप लिखोगे तो ऊपर XYZ भी चाहो तो आप लिख सकते हो, सो दैट आप डायरेक्ट देख के बता सकते हो A1X B1Y C1Z बराबर D1। ठीक है, तो ये एक छोटी सी बात है जो हम लोग क्वेश्चन लगाते लगाते सीख जाएंगे। फिर होमोजीनियस इक्वेशन को भी हटा दो यहाँ से, ठीक है, इसको डिलीट कर दो। हाँ फिर देखो क्या क्या इनके सॉल्यूशंस ऐसे हो सकते थे, यूनिक सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, यही डायग्राम 2 बार बन गया है, बट ये सेम चीज़ हम लोगों ने डिस्कस करी। ये 2 लाइन के लिए था, ये 3 लाइन के लिए था। 2 लाइन एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, 3 लाइन, 2 लाइन पैरेलल, 3 लाइन पैरेलल, 2 लाइन ओवरलैप कर रही है, 3 लाइन ओवरलैप कर रही है। ठीक है, ये बात भी हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब ये स्टेटमेंट्स बस एक बार लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं, फिर सीधा मैं क्वेश्चन पे आना चाहता हूँ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। ठीक है, चलो एक बार ये लाइन्स आप सभी लोग पढ़ लीजिए। देखिए, सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस कैन बी ईदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। बोलो हाँ या ना, बोलते जाओ यार जल्दी जल्दी सभी लोग, अब ये सब बातें आपके बिल्कुल दिमाग में बैठ जानी चाहिए। सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन कैन बी ईदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर बोल रहा है फॉर्म द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फ्रॉम द सिस्टम ऑफ इक्वेशन A to B, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टेप 3 में बोल रहा है कि इनको आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को आप रो एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, जस्टिफाइड है। लास्ट में बोल रहा है जब आप इसको कर लेना ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट, तो A और AB की रैंक यहाँ से निकाल देना, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ऐसा करने के बाद आप सिंपली क्या कर लेना, फ्लो चार्ट को फॉलो कर लेना। ठीक है, इसके बाद सॉल्यूशन के लिए फॉलो फ्लो चार्ट। ठीक, क्लियर? कुछ क्वेश्चंस करें, आंसर बताओगे उन सारे क्वेश्चंस का? आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, गलत मत करना, एक भी क्वेश्चन गलत मत करना भाई। ये देखो, ठीक है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3
A4 B4 C4 D1 D2 D3 D4। ठीक है, ये क्वेश्चन में इसको क्या हो गया, ये क्वेश्चन में मेंशन किया गया है। ठीक है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपको दे रखा है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज गिवन। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन बताना सही है कि गलत है। इफ rank of A is equal to rank of AB is equal to 4, unique solution। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन, रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ कभी ए डॉट भी लिखा जाता है, कभी ए भी लिख देते हैं। 3 यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू 2, नॉन ट्रिवियल solution। Rank of A is not equal to rank of AB, no solution। ठीक है, A B C D, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा सोच समझ के बताओ। एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दे रखा है, एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पूछ रहा भाई साहब इसमें से कौन सा ऑप्शन आपके नजरिए से सही होना चाहिए। ए वाला क्यों गलत है यार, ए क्यों गलत है ये तो बताओ, ए में क्या दिक्कत है आपको। ए में क्या प्रॉब्लम है, अच्छा जरा देखो यहाँ पे, अगर इसने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दे रखी है तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, बताइए। आसान सा तरीका बताता हूँ, देखो आप इसके ऊपर लिख दिया करो x y z, दिख रहा आपको, यानी कि क्या यहाँ पे 3 वेरिएबल की 4 इक्वेशन दे रखी है। पहली इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1, दूसरी इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2, तीसरी इक्वेशन a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3, चौथी इक्वेशन a4x प्लस b4y प्लस c4z बराबर d4। मेकिंग सेंस फॉर एवरीवन, यानी कि 3 वेरिएबल यहाँ पे प्रेजेंट है। सही बात है, अगर 3 वेरिएबल प्रेजेंट हैं तो आप मुझे बता सकते थे सिंपल सी चीज सोच समझ के कि हालांकि इसका ऑर्डर 4x4 है, समझ गए, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि जो ए बी की रैंक आएगी वो 4 नहीं हो सकती, मुझे नहीं पता हो सकती कि नहीं हो सकती, 4x4 की मैट्रिक्स दिख रही। बट हमारा कंक्लूजन क्या बोलता है, हमारा कंक्लूजन बोलता है कि अगर रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, अगर यहाँ पर 3 दिखता तो यूनिक सॉल्यूशन होता, इसने 4 दे दिया तो ये तो सरासर गलत है। बी वाला ऑप्शन इस वजह से बिल्कुल सही हो गया। इसने बोला रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन एन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन को क्या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं, अभी भी बताया। ए और ए बी की रैंक अगर बराबर है तो सॉल्यूशन आना तय है, अगर वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर है तो यूनिक सॉल्यूशन, नंबर ऑफ वेरिएबल्स से कम है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, विच मींस सी ऑप्शन में भी कोई दो राय नहीं है। बाकी डी में तो खैर कोई पूछने वाली बात ही नहीं है, अगर ए और ए बी की रैंक ही नहीं बराबर है तो बात ही खत्म हो जाएगी। कुछ बात पल्ले पड़ी, समझ गए इस एन का गेम, समझे,
एन कितना बड़ा गेम प्ले कर रहा है। अगर इसमें आपको क्लैरिटी नहीं है तो फिर ऐसे टाइप के क्वेश्चन में भाई साहब आप हमेशा गलतियां करेंगे, समझे। अब आगे से गलती नहीं करोगे पक्का। हाँ, स्मॉल एन की वैल्यू 3 ही है भाई। स्मॉल एन 3 वेरिएबल्स है ना, एक्स वाई जेड, तो 3 ही होगा उसकी उसकी वैल्यू, बात खत्म हो गई। हाँ, मैट्रिक्स 4x4 का क्या, मैट्रिक्स आपका 10x10 का भी हो सकता है। मैट्रिक्स में आप क्या करो, इसके नीचे और बढ़ाते चले जाओ, A5 B5 C5 कर लो, A6 B6 C6 कर लो, और बढ़ा लो इसको, है ना, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैट्रिक्स का साइज़ तो कुछ भी हो सकता है, उससे उससे हमें कोई कंक्लूजन लेना ही नहीं है, ठीक है। अब जिसने ये कंक्लूजन बनाया उसने हमें बता दिया n नंबर ऑफ वेरिएबल्स होने चाहिए, हमने सुन लिया, हमने आपको बता दिया, आप किसी और को बता देना, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। ओके, बोलो। चलिए, क्या नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपने बताया नहीं, सटक अटक गए हो क्या भाई। आज तो मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है, आज ही आ गए हो। कम से कम आज के दिन तो मत करो ये सब चीज़ें, आज के दिन तो होश में रहो। आज भी चालू है। ये प्राणी बोल रहा है कि आपने नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बारे में नहीं बताया। भाई आज मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है, आज के दिन तो सात्विक विचार, सात्विक भोजन और कम से कम सात्विक आचरण रखो। आज भी बेहोशी में आओ बिल्कुल। चलो खैर, आइए, ब्रेक चाहिए, चलो 1 मिनट का ब्रेक ले लो, क्योंकि आपको एक बहुत यूनिक प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा वो प्रॉपर्टी सुन के, ठीक है। तो 1 मिनट का ब्रेक ले लो, पानी वानी पी लो, जो भी पीना है, ठीक है। डीप ब्रीथ, देख लेना कौन से एरिया में रहते हो भाई, पॉल्यूशन होगा तो मत करना, नहीं होगा तो कर लेना। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी आपको बताने जा रहा हूँ, एक क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा, फिर एक्चुअल क्वेश्चंस पे आएंगे ना। फिर देखो ये सारे क्वेश्चंस हमारे सामने हैं, फिर एक्चुअल क्वेश्चंस लगाना शुरू करते हैं। एक लास्ट कंसेप्ट आपका बिल्डअप करना और बचा है। पानी यार पी लो आप लोग, मैं भी पी लेता हूँ, ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते मैं भी भूल जाता हूँ। रेडी हो सभी लोग। कर लो यार, स्क्वायर ब्रैकेट कर लो, ठीक है। एक्चुअली मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को बोलते हैं एनालिसिस पैरालिसिस, ठीक है। बहुत खतरनाक बीमारी होती है ये, एनालिसिस पैरालिसिस, ठीक है। इससे मैं बहुत टाइम से जूझ रहा हूँ। तो अगर मैं हाथ से ऐसे बनाऊंगा ना और ये टेढ़ा दिखेगा, तो यार मुझे बड़ी बेचैनी होगी। तो अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं यहाँ से स्ट्रेट लाइन चूज़ करूँ, इसको बनाने में 2-4 मिनट ऐसे वेस्ट करूँ, या तो फिर मैं इसको ऐसा बना दूँ, इससे मुझे सुकून है। बट ऐसे अगर मैं पढ़ाऊँगा और टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा ना, तो यार बड़ी आपत्ति होगी मुझे अंदर ही अंदर, इस वजह से मैं ऐसे लाइन खींच दे रहा हूँ, ठीक है रोहन मेरे भाई। ओके, तो आपको ये बीमारी ना हो, मैं भगवान से ऐसा दुआ करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। अब रेडी हैं सभी लोग सेकेंड हाफ के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी आपको बताने जा रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा इस प्रॉपर्टी को सुन के, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अब अगले कम से कम 10 मिनट तक मैं आपका अनडिवाइडेड अटेंशन चाहूँगा, अगले 10 मिनट्स तक अनडिवाइडेड अटेंशन मैं आपका चाहता हूँ, ओके। चलो निकालो फटाफट सभी लोग। x+2y=3, x-y=2, बोल रहा है x और y की वैल्यू कैलकुलेट करिए। आइए जरा कैलकुलेट करते हैं x और y की वैल्यू। थैंक यू सो मच अजीत। कैलकुलेट करो यार भाई सभी लोग यहाँ से x और y की वैल्यू। तो देखो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो मुझे मिल जाएगा 3y=1। तो क्या y की वैल्यू यहाँ से 1/3 आपको मिली, बोलो।
अगर y की वैल्यू मैं 1/3 पुट कर दूं तो क्या मुझे x यहाँ से 2 + 1/3 यानी कि 7/3 मिला? बताइए। तो क्या x की वैल्यू हमको 7/3 और y की वैल्यू 1/3 मिल रही? सभी लोग इस बात पे एक बार अलाइनमेंट बताइए अपना कि है या नहीं, है ना? बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? सब्ट्रैक्ट करोगे ना इसमें से इसको, तो 3y = 1 आ गया, ठीक तो है? चेक कर लीजिए एक बार सभी लोग। सेम सॉल्यूशन आ रहा है सभी का, ठीक है। मैंने 10 मिनट, आपका टाइम आ गया है, 10 मिनट के अंदर अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो कि आगे चल के हमारा बड़ा अच्छा बेस रेडी करेगी, ठीक है। ठीक है, सभी का यही सॉल्यूशन आ रहा है। चलिए, अब यही जो सेम इक्वेशन आपको यहाँ पे दिख रही है ना, एग्जैक्टली सेम इक्वेशन को मैं दोबारा लिखता हूँ। ये था x + 2y = 3 और x - y = 2, ठीक है। बताओ यहां से क्या आप इसको, ये जो भी क्वेश्चन था, यहां से आप इसको मैट्रिक्स में मैप कर सकते थे? ठीक है, मैट्रिक्स में इसको मैप कर लेते। 1 2 1 -1 x y 3 2, ठीक है। ये हमने मैट्रिक्स में मैप कर दिया। क्या आप यहाँ से ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स बना सकते थे? तो आप बोलते कि सर अगर ऑगुमेंटेड ही बनाना था तो ये बीच वाला करने की क्या ज़रूरत थी, हम डायरेक्ट बना देते ऑगुमेंटेड। हम ऐसा लिख देते 1 - 1, यहाँ पर डॉट लगा के 3 लिख देते, यहाँ पर डॉट लगा के 2 लिख देते, है ना, ऐसा। और अगर आप वेरिएबल्स की ज़्यादा चिंता कर रहे हो तो वेरिएबल्स हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो आगे से हम हमेशा आदत डालेंगे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सीधा ऑगुमेंटेड में कन्वर्ट कर लेंगे। ये बीच वाला स्टेप जनरली हम लोग स्किप करेंगे, समझ गए मेरी बात को? ये बीच वाले स्टेप को हम स्किप कर देंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मैट्रिक्स में मैप ना करके सीधा ऑगुमेंटेड में हम लोग मैप कर देंगे, चलेगा? ठीक है, तो ऑगुमेंटेड हमारे पास जो यहाँ से आया, ये देखिए, ये ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ से आ गई, ठीक है। चलो, ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स में आपको दिख रहा होगा 1 2 1 -1 = 3 = 2, ठीक है। चलिए, ये जो ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स आया, क्या आप इसको रो एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो? सभी लोग बताएंगे। कर सकते हैं सभी लोग इसको रो एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट? बिल्कुल। क्या करना है, ये वाला आपको दिख रहा है एलिमेंट, इसके नीचे वाले को आप 0 करना चाहते हो, तो आप बोलोगे R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 - R1, ठीक है। सुन रहे हो ना सभी लोग ध्यानपूर्वक? ठीक है, तो यहाँ से जो हमारे पास A/B आया वो देखिए रो एचलॉन में कन्वर्ट हो गया। 1 2 ये 3 हो गया, इसमें से इसको हमने सब्ट्रैक्ट करा, ये 0 मिला, ये -3 मिला और ये हमको -1 मिल गया, ठीक है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ज़रा मुझे यहाँ से आप देख के बताइए कि जो A आपको दिख रहा है, ठीक है, A को ऐसे ब्रैकेट में बंद कर लिया करो, ये आपका A था। A की रैंक कितनी थी? तो A मैट्रिक्स में नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने थे? 2, तो A की रैंक आ गई 2। AB की रैंक ज़रा बताइए कितनी थी? AB के लिए तो आप ये पूरी मैट्रिक्स देखोगे, 1 2 3 एक रो हो गई, 0 -3 -1 एक रो हो गई, तो इसकी रैंक भी कितनी आ गई? 2 आई, ठीक है। देखिए क्या दोनों की रैंक, रैंक ऑफ A और रैंक ऑफ AB ये बराबर आ रही है। साथ के साथ क्या ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर आई? क्या यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपका 2 है? बोलो यार, बोलते रहो। नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ओके, तो ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपका 2 हो गया। तो क्या यहाँ से ऐसा आप बोल सकते हो कि हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा? ठीक है ना, यानी कि यहाँ से हम बोल सकते थे यूनिक सॉल्यूशन या ट्रिवियल सॉल्यूशन, ऐसा कुछ बोल सकते थे। तो ये तो हमने बस एक बार अपने प्रोसेस को वेरीफाई कर लिया कि हमारा प्रोसेस क्या था, जैसा हम लोगों ने थ्योरी में लिखा था, जैसा हम लोगों ने स्टेटमेंट्स में समझा, वही चीज़ है। यहाँ से ऑगुमेंटेड पे आए, ऑगुमेंटेड को रो एचलॉन में कन्वर्ट किया, ए वाले मैट्रिक्स को अलग से पहचाना, ए का जो रैंक था वो 2 आ रहा था, उसके लिए हमने सिर्फ 1 2 और 0 -3 वाली रो पे फोकस किया। ए बी का जो रैंक था वो आपका क्या आ रहा था? 2, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर आ गया और यहाँ से आपको यूनिक सॉल्यूशन मिला। अब मैं उस प्रॉपर्टी की बात करने जा रहा हूँ जो मैं आपको समझा रहा था, ठीक है। यहाँ तक एक बार सभी लोग जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दो कि सर डन है, क्लियर है। अब वो आप प्रॉपर्टी बताइए कौन सी बता रहे थे आप, ठीक है। चलो अब वो प्रॉपर्टी आपको बताता हूँ। देखो
जब आपने इसको रो एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, ए इज टू बी को आपने रो एचलॉन फॉर्म में देखो कन्वर्ट किया, यहीं से मैं पिकअप कर रहा हूँ 1 2 और 3, ये देखिए 0 -3 -1 ऐसे ही कुछ था मेरे ख्याल से, है ना। ठीक है, ये हमने ऑगमेंटेड को रो एचलॉन में कन्वर्ट किया। देखिएगा जरा ध्यान से, रो एचलॉन में कन्वर्ट करने के बाद अगर मैं इसको सॉल्व करूं, एक तरीका क्या था, मैं यहीं पर इसको सॉल्व करता, कहां गया, मैं यहीं पर इसको सॉल्व करता, x + 2y = 3, x - y = 2, इसको मैं सॉल्व करता, जो कि मैंने किया भी था थोड़ी देर पहले, यहां से वैल्यूज कैलकुलेट करी। मगर मैंने बोला कि मैं इसको यहां पर सॉल्व ना करके रो एचलॉन में कन्वर्ट करने के बाद एक बार सॉल्व करता हूं, देखता हूं यहां से क्या मिलता है। जरा सॉल्व करके देखिए, रो एचलॉन में कन्वर्ट करने के बाद भी क्या यहां से आपको एक इक्वेशन दिख रही, 0 × x -3 × y = -1। क्या देखो, y की वैल्यू 1/3 मिली, ठीक है। सेकेंड देखो ऊपर वाली इक्वेशन से, x + 2y = 3, तो क्या यहां से आप सभी लोगों को x की वैल्यू 7/3 दिख रही। अब जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, मैं कौन सा स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, मैं क्या स्टेटमेंट बोल रहा हूं। अगर आपने अपनी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में मैप किया, अगर आपने अपने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में मैप किया और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को अगर आपने रो एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो इससे आपके सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का ना तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन चेंज होगा, यानी कि अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के नो सॉल्यूशन है तो रो एचलॉन में कन्वर्ट करने के बाद भी नो सॉल्यूशन ही रहेंगे। अगर उसका यूनिक सॉल्यूशन है तो रो एचलॉन में कन्वर्ट करने के बाद भी यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। अगर उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो रो एचलॉन में कन्वर्ट करने के बाद भी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस रहेंगे। तो अगर आप अपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को रो एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो इससे ना तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन पे कोई फर्क पड़ता है और ना ही वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन पे कोई फर्क पड़ता है। तो हमारे लिए हमेशा ज्यादा कन्वीनियंट ये होगा कि अगर हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व भी करना चाहते हैं, उनकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, कोई बोलता भाई नेचर ऑफ सॉल्यूशन छोड़ो, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल के बताओ क्या आ जाएगी, तो उसके लिए भी कन्वीनियंट तरीका क्या है कि ऑगमेंटेड बना लो, रो एचलॉन में कन्वर्ट करो, फिर सॉल्व करो। क्योंकि जब रो एचलॉन में आप कन्वर्ट करोगे तो आप पा रहे हो कैलकुलेशन ड्रास्टिकली रिड्यूस हो रही है, सीधा वाई की वैल्यू मिल रही है, उठा के रखना, ऊपर से एक्स कैलकुलेट होकर आ गया। 2 वेरिएबल में इतनी कन्वीनियंसी हो रही है तो 3-4 वेरिएबल में तो और कन्वीनियंट हो जाएगा आपके लिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से अपनी गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की प्रॉपर सॉल्यूशन की वैल्यू कैलकुलेट करना। तो 2 चीजों की मैंने बात करी, नेचर ऑफ सॉल्यूशन एंड वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन। नेचर ऑफ सॉल्यूशन रैंक ए और रैंक ए बी का कंपैरिजन आपको निकाल के दे देगा, और वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन के लिए तो अगेन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जैसी आपकी बनेगी, आप ऊपर बस यहाँ पर एक्स वाई जेड जो भी लिखना हो लिख देना, आपको वहां से बहुत आसानी से सॉल्यूशन निकल के मिल जाएगा। तो मैं फिर से फाइनली अपनी बात को रिपीट करता हूं, अगर हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, हमने उसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में डाला और रो एचलॉन में कन्वर्ट किया, तो उससे ना तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन पे कोई फर्क पड़ेगा और ना ही वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन पे कोई फर्क पड़ेगा। समझ गया मेरी बात को। तो ये बड़ा अच्छा मेथड है, बहुत कन्वीनियंट मेथड है, नेचर भी निकाल के दे दे रहा है। ये लो, यहाँ पे जब आप पहुंचे तो बस रैंक के कंपैरिजन से नेचर पता चल गया, और यहीं आप एक्स वाई ऊपर लिखो, सॉल्व करके आपको वैल्यू भी पता चल गई। ये लो, अब इससे ज्यादा कन्वीनियंसी क्या चाहिए। क्लियर हो गई ये बात सभी को? ओके एवरीवन। चलो ये नोट पढ़ो और बताओ, क्या यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं इतनी देर से? बोलिए सभी लोग। एक क्वेश्चन करोगे? आ जाओ एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन में दिया गया, x - 2y + 3z = 2, 2x - 3y = 3, x - y + z = 0। ठीक है, ये दिया गया है, बोल रहा है x y z कैलकुलेट करके बताइए क्या आ जाएगा। ठीक है, तो बताओ क्या करना चाहोगे आप यहाँ पे। सबसे पहली चीज आपने नोटिस करी कि ये
नॉन होमोजीनियस, दिख रहा है सभी को? नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, 2 3 0, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम सबसे पहली चीज़ यहाँ से इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना चाहते होंगे, ठीक है। ऑगमेंटेड में आप डायरेक्ट हमको कन्वर्ट करना आना चाहिए। ये देखिए 1 -1 और यहाँ पर 3, डॉट लगा के मैंने 2 लिख दिया। यहाँ से देखिए 2 3, यहाँ पर z का कोएफिशिएंट 0 था, डॉट लगा के 3 लिख दिया। यहाँ से देखिए 1 -1 1, डॉट लगा के मैंने 0 लिख दिया। देखो क्या ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखने में किसी को कोई प्रॉब्लम हुई? चेक कर लो, कोई दिक्कत है बताओ, मैं दोबारा बता देता हूँ। बट मुझे लगता है कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखने में किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? हर कोई लिख सकता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स? चेक करके बताओ। यहाँ से डायरेक्ट मैंने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख दी, 1 -2 3, डॉट लगा के 2 लिख दिया। 2 -3, z का कोएफिशिएंट 0 था, डॉट लगा के 3 लिख दिया। 1 -1 z, कोएफिशिएंट 0 था, डॉट लगा के 0 लिख दिया। करेक्ट? डन है? चलो, कहाँ पे -2 आ जाएगा? हाँ, 1 -2 3, यहाँ पर -2 आ जाएगा। चलिए, समय रहते आपने बता दिया, परफेक्ट। अब देखो अपना पहला फोकस क्या होना चाहिए? अपना पहला फोकस होना चाहिए कि इसको हम सेलेक्ट कर लें और इसके नीचे के जो एलिमेंट्स हमको दिख रहे हैं इनको हम 0 बनाने की कोशिश करें, है ना। चलो, अब इसके अकॉर्डिंग आप ट्रांसफॉर्मेशंस लगाना शुरू करो। R2 को हम रिप्लेस कर देते हैं R2 -2 R1 से। R3 को हम रिप्लेस कर देते हैं R3 -R1 से, ठीक है। ये दोनों एक सिंगल स्टेप पे हम लोग लगाते हैं और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को अब पूरा फोकस हमारा होना चाहिए रो एचलॉन में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया 1 -2 3, डॉट लगा के 2 लिख दिया। 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करिए, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। अब ये वैल्यू आपकी 7 हो जाएगी, ये -6 हो जाएगी और ये वैल्यू आपकी -1 हो जाएगी। यहाँ से आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 0 1, ये -2 मिलेगा आपको एंड दिस वैल्यू विल बिकम -2, ठीक है। चेक कर लो, कैलकुलेशन चेक करते जाओ। कहाँ पे -3 आएगा? यार कहाँ पे मैं गलत कर रहा हूँ? अच्छा, ये -3 आप लिख रहे हो, तो यार पहले बताओ ना, बाकी ठीक है ना। 2 -3 3 लिख दिया, 1 -1, ठीक है, बाकी सारे ठीक है। तो कैलकुलेशन में भी कुछ गलती होनी चाहिए। -3 और 4, ये 1 आ जाएगा आपका, ठीक है। बाकी ठीक है, ठीक है, मेरे ख्याल से बाकी सारा ठीक है आपका। तो ये 1 -2 3 2 आ गया, 0 1 -6 -1 आ गया और 0 1 -2 -2 आ गया। चलेगा? चलो परफेक्ट। अब देखो किस पे आप फोकस करने की कोशिश करोगे। ये देखो, इसको तो आपने निपटा दिया, पड़ोसी के पास गए, आपने बोला कि इस पे हमारी पूरी नज़र है, इसको कैसे भी करके निपटाना। इसको निपटाने के लिए क्या आप सिंपली R3 को रिप्लेस कर दोगे R3 -R2 से, तो अपना काम बन जाएगा। चलो, अपने पास फाइनली जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आया उसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिखना चाहता हूँ, ठीक है। ये देखिए, उसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिखना चाहता हूँ। 1 -2 3, डॉट लगाकर क्या लिख लें? 2, परफेक्ट। अब बताओ 0 1 -6, डॉट लगाकर आप क्या लिखना चाहोगे? -1। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 0 0 4 और -1, ठीक है। 0 0 4 -1, ओके एवरीवन, समझ आ रहा है सभी को? यार बहुत आसान है, कुछ भी इसमें नहीं है, ठीक है। क्लियर है सभी को? चलो, सबसे पहली चीज़ तो यार नेचर ऑफ सॉल्यूशन की भी बात कर लेना भाई, नेचर ऑफ सॉल्यूशन की भी तो बात करनी पड़ेगी ना। तो ये अपना ए वाला मैट्रिक्स हो गया, इसकी हमने ए वाले मैट्रिक्स की बात करी। ज़रा रैंक बताओ ए की। रो एचलॉन में ए भी कन्वर्ट हो चुका है, ए अपने आप हो जाएगा, ए की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ए कन्वर्टेड है। ए वाला मैट्रिक्स रो एचलॉन फॉर्म में हो जाएगा अपने आप, चाहो तो आप चेक कर लो। नंबर ऑफ जीरोस बढ़ते हुए क्रम में कितने नंबर ऑफ नॉन जीरोस आपको दिख रहे हैं? आपने बोला सर 3। ए बी की जरा रैंक बताइए यहाँ से कितनी दिख रही है। तो आप अगर ए बी की रैंक देखेंगे तो पूरे मैट्रिक्स की देखना, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, क्या ये वैलिड रो एचलॉन फॉर्म है? बिल्कुल वैसे ही आपने बनाया। इसके नीचे के दोनों एलिमेंट 0 डायगोनल में गए, इसके नीचे के एलिमेंट को आपने 0 कर दिया। तो क्या रैंक ऑफ ए बी भी आपको 3 दिख रही है? बोलिए, करेक्ट है ना? ठीक है। तो यहाँ से अगर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी आपको दोनों 3 मिला है ना, 3 क्या यहाँ पर आपका नंबर ऑफ वेरिएबल्स को सक्सेसफुली रिप्रेजेंट कर पा रहा है? बोलो हाँ या ना, बोलो। एब्सोल्युटली। अगर ऐसा हो पा रहा है तो क्या यहाँ से हम एक ट्रिवियल सॉल्यूशन की एक्सपेक्टेशन रखें?
है ना। यहाँ से क्या हम एक बिल्कुल यूनिक सॉल्यूशन की एक्सपेक्टेशन रखें कि एक सिंगल सॉल्यूशन आएगा, ये तीनों लाइन किसी एक सिंगल पॉइंट पर ही जाकर इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर हमसे कोई उस सॉल्यूशन की उम्मीद रखता है जो कि इस क्वेश्चन में हमसे पूछा भी गया, तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, क्या सिंपली हमको यहाँ पर x, यहाँ पर y, यहाँ पर x, यहाँ पर y और यहाँ पर z लिख देना चाहिए? बोलो यार, आप लोग तो ठंडे पड़ गए एकदम, बोलो, ऐसे ही करना चाहिए। अब बताओ, क्या इसको सॉल्व करना बिल्कुल बच्चों का खेल हो गया? सबसे नीचे से शुरू करते हैं। 0 इंटू एक्स, 0 इंटू वाई, 4 इंटू जेड बराबर -1। तो 4z की वैल्यू किसके बराबर मिल गई? -1 के बराबर। तो यहाँ से देखो z की वैल्यू आपको मिल गई -1/4। ये हमारा पहला कैलकुलेशन था। सेकंड वाले पे आ जाओ। सेकंड वाले में बताओ, इससे बात कर लें तो y -6z, तो ये मिला y -6z बराबर -1। यहाँ से y निकाल के बताओ कितना आ रहा है। ये दूसरी वाली कैलकुलेशन हो गई। x और y पता चल गया, सॉरी y और z पता चल गया। फर्स्ट इक्वेशन की बात करो, x -2y प्लस 3z बराबर 2। तो यहाँ से x की कैलकुलेशन कर लो। भाई तीनों इक्वेशंस में से 3 वेरिएबल्स को एलिमिनेट करने से ये जो मेथड है ऑब्वियसली एनी डे बहुत बेटर मेथड है। तो ये -5/2 आना चाहिए था और ये -9/4 आना चाहिए था। बोलिए हाँ या नहीं? ठीक है, तो अगर कोई एक्स वाई जेड की वैल्यूज पूछता तो आप बता सकते थे एक्स वाई जेड इक्वल टू -9/4 कॉमा -5/2 कॉमा -1/4। ठीक है, यही आ रहा है सभी का, है ना? काफी इंटरेस्टिंग मेथड, बताओ। तो अब ये बड़ा अच्छा मेथड है। एक तो ये भी बता दे रहा है कि भाई नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या है, और अगर नेचर ऑफ सॉल्यूशन यूनिक है तो ये भी बता दे रहा है कि भाई वो यूनिक वैल्यू कौन सी है। उसके लिए अलग अलग कुछ नहीं करना पड़ रहा है, बस ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को रो एचलॉन में कन्वर्ट किया। इसी रो एचलॉन ने नेचर भी बताया, अगर यूनिक है तो वो यूनिक वैल्यूज भी बता दी इसने, काम खत्म। ओके, नॉन यूनिक भी बता देगा, ये सब बता देगा भाई, ये समझे, सब कैलकुलेट करके बता देगा ये। अगला क्वेश्चन करें, आ जाओ। ये लो अगला सवाल, एक बार मैं डेटा चेक कर लेता हूँ। x प्लस 2y माइनस जेड बराबर 3, 3x माइनस वाई प्लस 2z बराबर 1, 2x माइनस 2y प्लस 3z बराबर 2, x माइनस वाई प्लस जेड बराबर -1। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल के बताओ। पहले तो बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो इसको सॉल्व करना पसंद करेंगे कि सर हम तो सॉल्व करेंगे, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रखेंगे, यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रखेंगे, फलाना फलाना करके निकालेंगे। कोई है ऐसा? नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो इसकी प्लॉटिंग करेंगे कि सर आप एक काम करो, इसको प्लॉट कर लो और जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर जाए वही एक्स वाई जेड का सोल्यूशन हो जाएगा। जाहिर सी बात है, दोनों अपने बस की बात है नहीं। हम क्या कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, ये देखो एक रहता है ना हमेशा क्रांतिकारी, ये लेट्स क्रैक, ये बोल रहा है कि सर मैं करूँगा इसको। तो यार क्रांतिकारी लोगों का होना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर लोकतंत्र बचेगा नहीं। तो लोकतंत्र को बचाना है तो लेट्स क्रैक गेट वाले जैसे लोग होने चाहिए। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है ना, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। एनीवेज जो भी है, इसको हम उठा के सीधा ऑगमेंटेड में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको उठा के सीधा ऑगमेंटेड में कन्वर्ट करो आप सभी लोग मेरे साथ साथ। यहाँ पर देखो 1 2 -1, यहाँ पर लगा दिया डॉट 3, यहाँ से मिल गया 3 -1 2, यहाँ पर लगा दिया 1, यहाँ पर लगा दिया 2 -2 3, यहाँ पर डॉट लगा दिया 2, यहाँ पर लगा दिया 1 -1 1, यहाँ पर डॉट लगा दिया -1। लगे हाथ एक्स वाई जेड ऊपर लिखने का मैंने तो लिख लो और नोट डाउन कर लो कि जो भी n आएगा वो हमारे लिए तो 3 ही होगा। इक्वेशन 4 हो, रो 4 हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। डन है? अच्छा, मैट्रिक्स में आप कन्वर्ट करने के लिए बोल रहे थे, मतलब आप भी साधारण आदमी हो ये मानते हो आप? मुझे तो लगा यार आप करोगे कुछ बड़ा। चलिए खैर, अब बताओ क्या इसको हम लोग रो एचलॉन में कन्वर्ट करें? करते हैं यार रो एचलॉन में कन्वर्ट। और है ही क्या अपनी ज़िंदगी में, लोग डेट पे जाते हैं,
कोई दुबई घूम रहा है, कोई व्लॉग बना रहा है, हम बैठ के इसको रो एचलॉन में कन्वर्ट कर रहे हैं। बताइए, करो, सबकी अपनी अपनी किस्मत है। देखिए, सॉल्व करते हैं इसको। R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस 3R1। ठीक है, पता भी है कि इसका असली ज़िंदगी में कोई लेना देना नहीं है, तब भी पढ़ रहे हैं। तो भाई इसीलिए बोलते हैं कि हर जन्म में अच्छे काम करो, ताकि अगले जन्म में आपको भी अच्छा करने का मौका मिले। ठीक है, आप मुझे बताओ, ये जो पढ़ रहे हो उसका क्या यूज़ है? कोई यूज़ तो है नहीं भाई। आपके जहाँ पे नौकरी लगेगी या जो भी करोगे, वहाँ पे क्या ये जो रो एचलॉन में आप कन्वर्ट कर रहे हो, इसका आप कहीं पे कोई इस्तेमाल करोगे? कुछ नहीं करोगे। कर रहे हैं बस, पता नहीं क्यों कर रहे हैं, सिलेबस में लिखा हुआ किए जा रहे हैं। इसमें मैं और आप दोनों लोग कहीं ना कहीं गुनहगार हैं। चलिए आइए देखते हैं, कन्वर्ट करो। 1 2 -1:3। अब भाई कैलकुलेशन करके बताओ, ठीक है? अब बाकी कैलकुलेशन करके जल्दी जल्दी बताओ क्या क्या आ रहा है डेटा। -7 5 -8, -7 5 -8। ठीक है, वेरीफाई करना। -6 5 -4, -6 5 -4, और लास्ट वाले में -3 2 और -4। ठीक है, अब ये मेरे पास लिखा हुआ था, मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, आप भी इसको वेरीफाई करिए। सभी लोग करो यार, जल्दी करो। यही आ रहा है सभी का? पक्का? लिख के दे सकते हो? नेटवर्क में नोड इक्वेशन सॉल्व कर लोगे, उसके बाद क्या करोगे? किसी दुकान पे जाओगे, परचून की दुकान पे जाओगे, बोलोगे कि मुझे रो एचलॉन मेथड की मदद से नेटवर्क की इक्वेशन की नोडल एनालिसिस करनी आती है, 1 किलो चीनी दे दो, देगा वो आपको? नहीं देगा ना, वही मैं कह रहा हूँ। चीनी तो तभी मिलेगी भाई जब जेब में पैसा होगा। पैसा कब होगा? जब नौकरी लगेगी। नौकरी कब लगेगी? जब पढ़ोगे मन लगा के, और क्या। तो इसका कोई यूज़ नहीं है। हाँ, इससे नौकरी लग जाएगी, बस इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं मन मार के। चलो आ जाओ, बताओ। R2 इज रिप्लेस्ड बाई, अच्छा ये तो निपट गया। अब हमारा ध्यान किस पे है? इसके, ये -7 पे। इसके नीचे के जो एलिमेंट्स हैं, इनको हमें कुछ ना कुछ करके निपटाना चाहिए। चलिए इनको हम ख़त्म करना चाहते हैं, तो R3 को हम रिप्लेस करते हैं। R3 शुड बी रिप्लेस्ड बाई 7R3 -6R2। R4 should be replaced by 7R4 -3R2। ठीक है भाई, फटाफट कैलकुलेट करो यार, इसका भी आंसर बताओ क्या आना चाहिए यहाँ से। थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी होगा, बट ऑब्वियस सी बात है, 4 इक्वेशन 4 अननोन सॉल्व करना आसान नहीं है, बट सिर्फ जोड़ना घटाने पे मैं इसको लेके आ चुका हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए। ये तो देखिए 0 0, ये तो मैं 000 लिख ही देता हूँ, और इसको भी मैं 0 0 लिख देता हूँ। -7 2 0 में इसको लिख देता हूँ। ठीक है, तो 2 0 मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इनके एलिमेंट्स को ज़रा बताइए। ये फिर से भाई पुरानी चीज़, इसलिए बार बार रिपीट नहीं करूँ। यहाँ से देखो 35 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो 5 और -8 मैं लिख ही देता हूँ। तो ये 35 में से 30 आप सब्ट्रैक्ट करोगे, आपको यहाँ पर 5 मिल जाएगा। ठीक है, फिर इसमें 7 से मल्टीप्लाई करो, ये -28 हो जाएगा, वो आपका -40 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगी, -28 और -40। अच्छा 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 28 40, तो ये 20 आपको मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब लास्ट वाले में भी देख लो, 0 0 5 7 14 और 15 -1 एंड -4। ठीक है, यहाँ तक बताओ कितने लोग आ चुके हैं, साथ में चल रहे हैं, पहुँच चुके हैं? ठीक है, विटामिन B12 वाले सुधार करो जल्द से जल्द। कल से है अटेंडेंस अच्छी, इसका मतलब कुछ लोगों ने अपने बॉडी में मल्टीविटामिन पे ध्यान दिया है, कि वो ये सारी चीज़ें समझ पा रहे हैं, एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। सिंपल है, आ रहा है सभी का, किसी के लिए कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है,
नहीं भाई सही आ रहा है, थर्ड वर्ड जो भी लिखा हुआ है सब बिल्कुल ठीक आ रहा है, एक बार आप अपनी कैलकुलेशन चेक करो, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है ये पत्थर की लकीर है, ये नहीं बदल सकती अब। ओके चलिए आइए ज़रा अब बताओ, ये देखो ये इसके नीचे वाले सारे ज़ीरो, डायगोनल में आप गए, इसके नीचे वाले सारे ज़ीरो, इसके डायगोनल में आप गए, अब आप इसके नीचे वाले को ज़ीरो बनाना चाहते हैं। इसके नीचे वाले को ज़ीरो बनाने के लिए क्या R4 को हम रिप्लेस कर लें 5R4 प्लस R3 से। चलिए तो इतनी जद्दोजहद के बाद हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स आ गई जो बिल्कुल रो एचलॉन फॉर्म के फॉर्मेट को फॉलो कर रही है, ठीक है ना। तो ये हो गया 0 -7 5 डॉट -8 हो गया, ये हो गया 0 0 5, यहाँ पर डॉट लगा के 20 कर लेते हैं, और ये तो सारे 0 0 0 डॉट 0 आया। ओके भाई साहब, आप किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक पहुँचने में, सिर्फ जोड़ना घटाना है यार, ये सब आप कर चुके हो पहले, इस वजह से मुझे लग रहा है कि आपके लिए बहुत सिंपल होनी चाहिए ये सब चीज़ें करना, रो एचलॉन में कन्वर्ट करना। पहले नॉर्मल मैट्रिक्स को करते थे, अब ऑगमेंटेड को कर रहे हो। एक बार यार इस पे सभी लोग हामी भर दो, फिर मैं इसको अगली स्लाइड में लेके चलता हूँ, ठीक है। रही सही कसर वहाँ पूरी कर देंगे, क्लियर, ठीक है परफेक्ट। तो अब मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ साफ साफ, है ना, फिर कंक्लूजन्स की चर्चा कर लेते हैं। A/B, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या क्या बच रहा है, 1 2 -1 1 2 -1 3, उसके बाद 0 -7 5 -8, 0 0 5 20 और 0 0 0 डॉट 0, ठीक है। जो मेरा ए वाला मैट्रिक्स था उसको थोड़ा मैं अलग से यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ, ठीक है, कि ये मेरा ए वाला मैट्रिक्स था। चलिए ए की रैंक बताइए। ए वाला देखो अपने आप रो एचलॉन में कन्वर्ट हो गया ना, आपने सिर्फ ए बी पे फोकस किया, ए वाला अपने आप कन्वर्ट हो गया। नंबर ऑफ जीरोस बढ़ते हुए क्रम में, 4 रोज हैं यहाँ पे, इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आपको कितने दिख रहे हैं, 3, ठीक है। अब ए बी वाले मैट्रिक्स पे फोकस करिए, ए बी पे बताइए। ए बी वाले मैट्रिक्स पे अगर हम लोग फोकस करें तो ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, ये चौथी रो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज यहाँ पर कितने मिले आपको, 3 मिल गए, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप नोटिस करें तो रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ ए बी बराबर यहाँ पर हमको मिला 3। बताओ ये 3 दिखना चाहिए था या 4 दिखना चाहिए था, बोलो भाई सभी लोग। 4 इक्वेशन थी ना, तो यहाँ पे तो 4 दिखना चाहिए था, ये तो 3 आ गया, कुछ गलत है या सही है। अगर 4 इक्वेशन थी तो यहाँ पे तो 4 आना चाहिए था ना, ये 3 कैसे आ गया यहाँ पे, मतलब कि कुछ गलत है यहाँ पे, बोलो। तो आप बोलोगे सर गलत अलत कुछ नहीं है, सब सही है। असल में ये 3 जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आपका रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स को, है ना। तो नंबर ऑफ इक्वेशंस, नंबर ऑफ रोज, इनसे कोई भी कंक्लूजन नहीं निकालना होता है। हाँ, नंबर ऑफ वेरिएबल्स से अगर ये मैच कर रहा है फिर एनी डे दिस इज करेक्ट। एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल्स थे, तो आप बोल सकते थे यहाँ पे ट्रिवियल सॉल्यूशन या फिर एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब अगर यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो आपसे कोई यूनिक सॉल्यूशन पूछ भी सकता है कि बताइए वो यूनिक सॉल्यूशन कौन सा है, ठीक है। तो हमसे कोई पूछ भी सकता है कि वो यूनिक सॉल्यूशन की आप वैल्यू बताइए। तो आइए यूनिक सॉल्यूशन की वैल्यू भी निकाल के बता देते हैं, ठीक है। 0 इंटू एक्स, 0 इंटू वाई, 0 इंटू जेड बराबर 0, ठीक है। 5 इंटू जेड बराबर 20, तो जेड बराबर कितना मिला, 4। सेकेंड इक्वेशन -7y प्लस 5z बराबर -8, ठीक है। यहाँ से y भाई साहब निकाल के बताओ। तीसरा x प्लस 2y माइनस जेड बराबर 3, यहाँ से x की वैल्यू निकाल के बताओ कितनी आ रही x y z की वैल्यू। तो x आपको दिख रहा होगा -1, y दिख रहा होगा 4, ठीक है। तो x कॉमा वाई कॉमा जेड यहाँ से आपको कितने मिल जाएंगे, -1 4 4, ठीक है। किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति बताओ, है ना काफी शानदार मेथड। बस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को रो एचलॉन में कन्वर्ट करने तक का खेल है,
यहाँ तक का खेल अगर आप खेल ले गए, उसके बाद तो भाई साहब आप ये बता सकते हो सोल्यूशन का नेचर कैसा होगा, एट द सेम टाइम आप बता सकते हो कि नेचर के हिसाब से वैल्यू कितनी आएगी। यूनिक सॉल्यूशन बोल रहा है ना, तो भाई यूनिक सॉल्यूशन की आपने वैल्यू भी बता दी कि एक्स वाई जेड की एक सिंगल ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे ये चारों लाइंस जाके इंटरसेक्ट करेंगी, एक सिंगल पॉइंट से ये चारों लाइन एक दूसरे को क्रॉस करते हुए निकलेंगे, है ना। ओके ठीक है। कितने लोगों के दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि सर मान लीजिए सॉल्यूशन नॉन यूनिक आ गया, तब क्या करेंगे? तब भी क्या हम बता सकते हैं वो नॉन यूनिक कैसे आएगा? नॉन यूनिक इन द सेंस इनफाइनाइट सॉल्यूशन अगर आ गया तो मेरे ख्याल से शायद कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर अभी तक तो आपने जितने क्वेश्चंस करवाए वहां पर तो यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, तो यूनिक सॉल्यूशन के केस में तो आपने बड़ी आसानी से सॉल्व करके बता दिया एक्स कितना आएगा, वाई कितना आएगा, जेड आएगा कितना। मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस बनेगा तो कैसे बताएंगे? किसी क्वेश्चन में अगर नो सॉल्यूशन वाला केस बनता है तो उस पर तो हम अग्री हैं कि एक्स वाई जेड की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, है ना। किसी क्वेश्चन में मान लीजिए कि अगर कोई नो सॉल्यूशन वाला केस बनता है तो वहां पर तो ठीक है, हम खुद ही डिमांड नहीं करेंगे कि एक्स वाई जेड की क्या वैल्यू होनी चाहिए, है ना, वहां पे तो डिमांड ही जायज़ नहीं है। बट ऐसे केसेस में जहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इनफाइनाइट आने की पॉसिबिलिटी होगी तो वहाँ पे तो बताना पड़ेगा ना भाई कौन कौन से इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। वहाँ पे तो हम अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते कि हमें नहीं पता। तो आइए एक सवाल आपको और करवाते हैं जहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आने की पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। आइए ज़रा एक सवाल करते हैं। सवाल कौन सा है ये भी देखना पड़ेगा। यही है क्या? 1 1 1 4 1 2 3 6, यही सवाल है भाई साहब, ठीक है। इसमें आपसे बोल रहा है इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि x1 x2 x3 जरा कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा, ठीक है। देखिए अगर किसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि x1 x2 x3 कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा, तो ऐसे क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं नेचर ऑफ द सॉल्यूशन तो अपने आप अंडरस्टूड है कि वो बताना पड़ेगा, है ना। जैसे अब तो हम लोग इस बात पे राजी हो चुके हैं ना पहली क्लास से ही कि अगर हमें कोई x1 x2 x3 निकालने को बोलता है तो x1 x2 x3 निकालना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये जानना है कि इसका सॉल्यूशन किस टाइप का होगा। अगर नो सॉल्यूशन होगा तो लिख देंगे नो वैल्यूज ऑफ x1 x2 x3। अगर यूनिक होगा तो फिर वही रो एचलॉन से कंपेयर करके निकाल देंगे। नॉन यूनिक होगा तो क्या करेंगे, वही इस क्वेश्चन के थ्रू सीखना चाहते हैं। बोलो हाँ या ना, है ना। ठीक है चलो शुरू हो जाओ यहाँ पे नॉन होमोजीनियस इक्वेशन से। ठीक है क्लास स्टार्ट होने वाली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये क्लास भी खत्म होने वाली। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है, ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन आपकी है। अच्छा कल नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कल की क्लास में होंगे। कल की क्लास यार बिल्कुल भी मिस आउट मत करना। होमोजीनियस से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट कल बताऊंगा। आज तो बस बेस रेडी किया है, तगड़े क्वेश्चन कल करवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। चलो आज तो बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं कि एक बार टॉपिक में थोड़ी सी समझ डेवलप हो जाए। कल खतरनाक वाले क्वेश्चंस करेंगे, आपसे हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है। मजा आएगा कल की क्लास में अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करके। चलो बताओ 1 1 1 छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो एक लास्ट क्वेश्चन ये कर लो, फिर बाकी इसके आगे कल कंटिन्यू करते हैं। 6 2 3 4 10, ठीक है। तो आप बोलोगे सर इसको रो एचलॉन में कन्वर्ट कर देते हैं पहले। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपने बताया, पहली नज़र हमारी इन दोनों के ऊपर है, तो हमने बोला कि R2 को रिप्लेस कर लेते हैं R2 माइनस R1 से, एंड R3 को रिप्लेस कर देते हैं R3 माइनस 2 R1 से। ये दोनों ऑपरेशंस एक बार साइमल्टेनियस लगाने की हम कोशिश करते हैं, और अगर इसको हम साइमल्टेनियस लगाने की यार कोशिश कर रहे हैं तो ऐसा कुछ हमारे पास एलिमेंट्स आ जाने चाहिए। 1 1 1, यहाँ पर डॉट लगा के लिख लो 4, घटा दो इसमें से तो ये 0 1 1, ये बचेगा 2। 2 से गुणा करके घटा दो तो ये बचेगा 0 1 2 2, ठीक है। 0 1 2 2, तो ये दोनों तो गए काम से। अब हमारी नज़र किस पे रहेगी? हम यहाँ पे गए, अब इसके नीचे के एलिमेंट को 0 बनाना चाहते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे R3 को रिप्लेस कर दीजिए R3 माइनस R2 से, ठीक है। यहाँ तक एक बार यस नो में आंसर कर दो, जवाब आपके सामने ऑलमोस्ट प्रेजेंट है ना। ठीक है तो अब अगली स्लाइड में मैं क्या करता हूँ, ये A:B का मॉडिफाइड फॉर्मेट लिखने की कोशिश करता हूँ मैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या मिलेगा,
111:4, तो ये मिल गया 111, यहाँ पर डॉट कर लिया 4, ठीक है। 012 यहाँ पर आ गया 4, और ये 000.0, ठीक है, सारे निपट गए। यहाँ पर आप लिखो x y z, 3 वेरिएबल थे, ठीक है। मैंने यहाँ पर अपने a वाले मैट्रिक्स को अलग से डिनोट कर लिया। कोई मुझे a की रैंक बता सकता है कितनी आ रही है यहाँ पे? ए हमारा ए मैट्रिक्स हमारा रो एचलॉन में कन्वर्ट हो चुका था। अगर हम यहाँ पर फोकस करें तो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 2 थे, नलिटी इसकी 1 थी, तो इसकी रैंक आ गई 2। ए बी की रैंक अगर हम कैलकुलेट करते तो 3 रोज हैं यहाँ पर, जिसमें से एक रो आपकी 0 रो हो गई, इसकी रैंक भी आ गई 2, है ना। रैंक ऑफ ए बी बराबर आए, यानी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना तो तय था। बट ये जो वैल्यू आई ये आपकी नंबर ऑफ वेरिएबल से कम आई, है ना। तो अगर ये वैल्यू नंबर ऑफ वेरिएबल से कम आ रही है तो क्या यहाँ पर एक नॉन ट्रिवियल या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए था? ठीक है, तो आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक पहले आप सभी लोग हामी भरिए, फिर मैं इसके आगे की बात आपको समझाना शुरू करता हूँ, है ना भाई। इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा सॉल्यूशन एग्जिस्ट, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट इनफाइनाइट करेगा। अब वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए, आइए जरा देखते हैं। फिर से वही चीज, 0 इंटू एक्स, 0 इंटू वाई, 0 इंटू जेड बराबर 0। यहाँ से जरा देखिए कि आप ऐसा लिख सकते थे, y प्लस 2z बराबर 4, और एक इक्वेशन आपको मिलती x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 4, है ना। क्या आप 3 अननोन को 2 इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते, है ना। हाँ, x1 x2 x3 कर लो यार, वो एक ही चीज़ है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, क्या यहाँ पर हम 2 इक्वेशन है और 3 अननोन है, तो सॉल्व करना तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं। अगर हमारे पास 3 इक्वेशन है तो 3 अननोन चाहिए, 3 अननोन है तो 3 इक्वेशन चाहिए, 4 अननोन है तो 4 इक्वेशन चाहिए, है ना। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो एक चीज़ आपको समझ में आ रही है, यहाँ से ना एक चीज आपको बहुत आसानी से समझ में आ रही है कि भाई यहाँ पर 3 अननोन है, ठीक है, एंड 2 इक्वेशंस है। तो इनको सॉल्व करने के लिए आपको किसी ना किसी अननोन को या किसी ना किसी वेरिएबल को कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू असाइन करनी होगी। आर्बिट्रेरी वैल्यू असाइन करने का मतलब है उसकी वैल्यू हम 0 तो मान नहीं सकते, है ना, उसकी वैल्यू 0 तो मान नहीं सकते, उसकी वैल्यू हमें कुछ भी माननी पड़ेगी। जैसे सपोज मैंने यहाँ पर मान लिया कि यार z की वैल्यू मैं मान लेता हूँ k यहाँ पर क्या है, k कैन बी एनी रियल नंबर, ठीक है, k इंटीजर होना जरूरी नहीं। k की वैल्यू अगर मैं z की वैल्यू 0.1 मानूंगा तो y की वैल्यू कुछ और आ जाएगी, x की वैल्यू कुछ और आ जाएगी। अगर मैं z की वैल्यू 1 मानूंगा, y कुछ और, x कुछ और, z की वैल्यू 2 मानूंगा, y कुछ और, यानी कि मैं z की कोई भी वैल्यू यहाँ पर अगर मैं अज्यूम करता हूँ तो अकॉर्डिंगली मैं y और x की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकता हूँ। समझ गए मेरी बात को? बोलिए सभी लोग। लास्ट वाली रो में 4 2 0 है, यहाँ पर इस वाले कॉलम में आप बोल रहे हैं, ठीक है। तो इससे हमारी किसी इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ेगा? ये बराबर 2 हो जाएगा ना, नहीं ये, ठीक है, समझ गए मेरी बात को। तो ऐसे केसेस में जहां पर अननोन्स ज्यादा हो, इक्वेशंस कम हो, तो आपको किसी एक वेरिएबल को, किसी एक अननोन को कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। बेस्ड ऑन दिस बताओ जरा y की वैल्यू यहां से आपको कितनी मिल जाएगी? y आपको यहां से मिल जाएगा 2 - 2k। x बताओ यहां से कितना मिल जाएगा? x आपको यहां से मिल जाएगा 4 - y माइनस z, विच मीन्स 2 + k। तो अगर मुझसे कोई यहाँ पर x, y, z की वैल्यू पूछता तो मैं उसको बताता कि भाई ये होगा 2 + k, 2 - 2k, k। अब तुम्हारा जो मन में आ रहा है k चूज कर लो, जो मन में आ रहा है वो k तुम चूज कर लो और उसके हिसाब से सॉल्यूशंस बनाते जाओ। तो कितने लोगों को यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन दिख रहे हैं? मुझे तो दिख रहे हैं, आपको भी दिख रहे हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन? दिख रहे हैं ना इनफाइनाइट? भाई अगर मैं यहाँ पर k को 1 ले लूँ तो एक सॉल्यूशन, k को 2 ले लूँ तो एक सॉल्यूशन, k को 1.1 ले लूँ, 2.2 ले लूँ, 0 पॉइंट ले लूँ, 10 लाख ले लूँ, 50,000 ले लूँ, 999 ले लूँ, मेरा जो भी मन।
तो k तो कोई भी वैल्यू हो सकती है ना, तो अगर k की किसी भी रियल वैल्यू के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि भाई ये सॉल्यूशन इन तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, तो ठीक बात है, हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अब एक फाइनल कंक्लूजन जाते आते, हाँ ये तीनों की तीनों लाइंस एक्चुअल में वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप इनको प्लॉट करोगे तो दे आर एक्चुअली ओवरलैपिंग लाइंस, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करने की कोशिश कर रही हैं। तो जाते आते मैं एक चीज़ आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ आप मुझे बताइए, अगर आपके पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है और आपने उसके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को रो एचलॉन में कन्वर्ट कर लिया, तो क्या आप उसका नेचर ऑफ सॉल्यूशन बता सकते हैं, यस और नो? यूनिक, नॉन यूनिक, नो? बता सकते हो नेचर ऑफ सॉल्यूशन? एब्सोल्युटली। एट द सेम टाइम क्या आप वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन भी बता सकते हो? तो आप बोलोगे हाँ सर, देखिए अगर यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो यूनिक वैल्यू निकाल के दे देंगे, अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो इनफाइनाइट वाले सॉल्यूशन निकाल के दे देंगे, और अगर नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये डिमांड ही गलत है कि आप सॉल्यूशन बताओ, फिर बोल देंगे कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। बहुत ही बढ़िया। तो मुझे लगता है बेसिक टर्मिनोलॉजी हमारी अच्छे से क्लियर हो गई, एक फिलॉसफी बिल्डअप हो गई, जितनी प्रॉपर्टीज थी उनको अच्छे से एसिमुलेट कर लिया, सारी चीज़ों को जाके बहुत अच्छे से रिवाइज करना। कल इसके बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे आपको डिसाइड करना रहेगा कि एक वेरिएबल के बेसिस पे आपके नेचर एंड वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन पे क्या फर्क पड़ेगा। तो कल बहुत अच्छे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं थोड़ी सी झलक भी आपको दिखा देता हूँ कल कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले। ठीक है, देखिए उसमें ना वेरिएबल्स वगैरह बहुत सारे हैं। इसमें देखो ये ए वाला पार्ट वेरिएबल वाला पार्ट आ गया। ठीक है, यहाँ पर देखो के और के स्क्वायर आपको चूज करना रहेगा कि इनके बेसिस पर सॉल्यूशन पे क्या फर्क पड़ेगा। एक आधा अल्फा वाला, ये देखो अल्फा वाला क्वेश्चन आ गया। तो कल इसमें वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करके बड़े अच्छे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ के साथ कल ऐसे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जहां पर वेरिएबल्स देखो 4 हैं, इक्वेशन 2 ही है। ठीक है, तो क्या इसका फर्क पड़ेगा? वेरिएबल 4 है, इक्वेशन 2 है, आप इसको यूज कर सकते हैं। बाकी 24 मंथ्स का जो आप सब्सक्रिप्शन लेते हो यार, तो आपको पर मंथ कितना पे करना होता है? 2488। और 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन में पर मंथ आपको 3272 पे करना होता है। आइकॉनिक की अगर मैं बात करूं तो 24 मंथ्स में आपको 3042 और 12 मंथ के लिए 4333 आपको पे करना होता है। आप इसको जीरो कॉस्ट ईएमआई में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं विद इन नो टाइम। पूरी की पूरी टीम आपको हेल्प कर देगी। ये नंबर आप लोग हमेशा सेव करके रखो, कभी भी आपको प्लस पे आना हो तो आप ये नंबर पे कॉल करके डिस्कशन कर सकते हो। बाकी एक बार डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में देखो आज का जो विशाल गेट प्रैक्टिस प्रॉब्लम होगा उसका टाइम 8:05 लिखा होगा शायद। ठीक है, तो 8:05 पे आप आ जाइए और वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस के। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर दिया हुआ। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हम पीडीएफ कहाँ पे ऑब्टेन कर सकते हैं, तो एक बार मैं उनको लिंक दे देता हूँ। हालांकि मैं सारे डिस्क्रिप्शन में भी पिन करवा दूंगा। अगर आप फर्स्ट क्लास में जाओगे ना, इस प्लेलिस्ट की पहली क्लास के डिस्क्रिप्शन को चेक करोगे तो टेलीग्राम का वहाँ पे आपको लिंक भी मिल जाएगा। बाय द वे किसी के पास नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, आपको ये क्या करना है, क्रोम खोलना है, क्रोम में इसको टाइप कर देना है, तो आप डायरेक्टली एक टेलीग्राम चैनल पे लैंड कर जाओगे, उसको आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे ना आपको पूरी की पूरी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आराम से जाके पढ़ो पढ़ो बस भाई, समझ गए? रिसोर्सेज सारे अवेलेबल हैं, बेस्ट रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो मेरी तरफ से आज के सेशन में इतना ही। मुझे बहुत मज़ा आया आज पढ़ाने में। आई थिंक आप लोगों ने भी सेशन को एंजॉय किया होगा। तो सेशन अगर अच्छा लगे तो अपनी तरफ से एक लाइक और सब्सक्राइब तो खैर आप लोग कर ही रहो, बट एट द सेम टाइम शेयर ज़रूर कर दिया करो, है ना। क्योंकि आज मुझे बड़ा ऑड लगा जब मैं सेमिनार लेने गया तो बच्चों ने बोला कि सर हमको पता ही नहीं है कि यूट्यूब पे कुछ ऐसे फ्री कोर्सेज चलते हैं। तो मतलब मुझे ये समझ में आया कि यार इंजीनियरिंग कॉलेज में आने के बाद भी बच्चा अवेयर ही नहीं कि कितने सारे फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जहाँ से एटलीस्ट वो अपनी तैयारी को किक स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, तो कहीं पे भी आपको जहाँ पे भी ऐसा लगता है उनको ज़रूर बताइए कि हाँ ऐसे यहाँ पे कोर्सेज चल रहे हैं। उससे जो हमारा मिशन है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँच पाए, वो फुलफिल हो जाएगा। उसमें आप लोगों को कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।